अभी हम शुरू करेंगे रोबोटिक्स का EAC 2020 का सॉल्यूशन। तो सबसे पहला जो बात है रोबोटिक्स, ठीक है। बहुत सारा चीज है इसमें, तो पता नहीं कितना कितना चीज है, मतलब बहुत सारा चीज होता है, लेकिन आया क्या ना, जो हम क्लास में चिल्ला चिल्ला के बोला था DH पैरामीटर। जो DH पैरामीटर है, तो DH पैरामीटर ये चीज हमने सिर्फ प्रीलिम्स में सुंगाते हैं, जस्ट सुंगा देते हैं कि ऐसे DH पैरामीटर करके होता है। और आपका मेंस एग्जाम में आप देखो कि 4 लेक्चर, पूरा 4 लेक्चर जो है इसमें दिया गया था। क्यों ना, हमें पता था जुगाड़ ऐसा ही है, मेन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आया है, आता है, आएगा। तो 3 क्वेश्चन आए हैं, तीनों का तीनों जो है पूरा रोबोटिक्स जो है इस बार किसके ऊपर बेस करके हो गया, DH पैरामीटर के ऊपर बेस करके हो गया। और एक्चुअली यही हमारा सिलेबस में है, इसके कारण जो है कि जो डायरेक्ट काइनेमेटिक्स है वो DH पैरामीटर से हमें करना होता है। तो अभी एक एक करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाए। जितना लोग जो DH पैरामीटर पढ़ के गया उसके लिए मूंगफली रहा, ठीक है, सुन के ही कर दिया। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया है, लेकिन बात वही है कि DH पैरामीटर जो है उसमें यूज टू होना चाहिए। एंड मैंने यूज टू करा के छोड़ा था, जो भी मेंस का क्लास यूज किया, मतलब पढ़ा था, जो जिसने भी वो यूज किया था, तो उसने देखो कि आपका जो है एक भी क्वेश्चन यहाँ पे डाउट पैदा नहीं होगा, तीनों का तीनों सुन सुन के हो जाएगा, ठीक है। देखो कुछ क्वेश्चन थोड़ा लंबा होता है, और DH पैरामीटर का जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देगा तो थोड़ा सा तो ये होता है, मतलब थोड़ा सा स्पेस उसमें लगता है, थोड़ा सा टाइम उसमें लगता है। तो यहाँ पे हमारा जो रोबोटिक्स है उसके बारे में बात किया जाए, तो इसके जो है एक एक करके सोच विचार किया जाए। सबसे पहला क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था ना, इसमें क्वेश्चन नंबर 5E फॉर ए 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। हमने ये देख के थोड़ा सा दुखी हुआ कि 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा तो 4 ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनेगा, उसको मल्टीप्लाई करने में हमारा 3 निकल जाएगा। एग्जामिनर बोला नहीं, वो सब आपको नहीं करना है, उल्टा करके, मतलब ऐसे क्या एकदम सिंप्लीफाई कर दिया, मेड इजी, मेड सिंपल, कि जो है एक RPPR, तो R मतलब रोटरी, P मतलब प्रिज्मेटिक, प्रिज्मेटिक R मैनिपुलेटर दे दिया। द जॉइंट लिंक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस विद जॉइंट वेरिएबल्स। आपको पता है कि हर जॉइंट का, हर लिंक का एक वेरिएबल्स होता है। DH पैरामीटर का 4 होता है, उसका एक होता है, एक वेरिएबल क्यों ना, ओनली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ये θ1 वेरिएबल है, इसमें D2 मतलब आपका तो ट्रांसलेशन है ना P, तो उसके लिए आपका ये जो होगा D3 है, और इसका थीटा R जो है रोटेशन मतलब θ4 है। ये 4 वेरिएबल है, तो वेरिएबल हमारे पास 4 ही मिल गया। एंड 0T1 मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, होता है 0T1 होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। तो फ्रेम 0 to 1, फ्रेम 1 to 2 एंड फ्रेम 2 to 3, फ्रेम 3 to 4। ये आपका क्वेश्चन में गिवन है, जो हमें जनरली पता करने देता है, ये गिवन है, तो हमारे लिए तो मतलब सिंप्लीफाई हो गया। जनरेट द डेनाविड-हर्टेनबर्ग पैरामीटर्स। तो डेनाविड-हर्टेनबर्ग पैरामीटर्स टेबल, DH पैरामीटर का टेबल बनाने बोला, तो देख देख के सुन के हम ऐसे ही बता सकता है, ठीक है। एंड फ्रेम्स फॉर द मैनिपुलेटर DH रूल्स, तो आपका फ्रेम्स भी बताना होगा। तो आपका जैसे DH पैरामीटर आ जाएगा, उसको देख देख कर फ्रेम ही बता सकते हो, और ऐसे भी HTM देख देख के तो हम सब कुछ बता सकते हैं। जब आपको HTM होता है उसमें रोटेशन कितना हुआ, ट्रांसलेशन कितना हुआ, सब कुछ उसमें रहता है ना, तो उसमें हमारा देखने में क्या तकलीफ है, 0T1 के साथ, 0 के फ्रेम के साथ 1 फ्रेम में क्या हारा है ना, इसमें तो बोल ही दिया कि वो तो रोटेशन है, तो θ1 रोटेशन है, तो रोटरी फ्रेम होगा। फिर आपका 1 के साथ 2 जो होगा ट्रांसलेशन फ्रेम होगा, 2 के साथ 3 ट्रांसलेशन फ्रेम होगा, 3 के साथ 4 रोटेशन वाला फ्रेम होगा। तो इस तरह से आपका 4 फ्रेम तो हमें ऐसे ही दिख रहा है। HTM अगर पता चल जाता है तो उसके बाद ये क्वेश्चन एकदम सिंप्लीफाई हो जाता है, तब जाके ये क्वेश्चन बहुत ही सुन के ही सॉल्व हो जाएगा। लेकिन 12 मार्क्स दिया है, उसके हिसाब से हमें बताना भी होता है, तब जाके बोलेंगे अच्छा कौन कौन सा दिया है ना। यहाँ पे आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है ये दे दिया गया, दैट इज 0T1, 0T1, ये आपका हो गया 1T2, ये आपका हो गया 2T3, ये आपका हो गया आपका 3T4। तो ऐसे 4 जो है आपको दे दिया गया। अब आपको जुगाड़ लगा के सोच विचार करना है। तो आपको दिख ही रहा है कि आपका रोटेशन मैट्रिक्स जो है, यहाँ पे जो रोटेशन मैट्रिक्स है, ये रोटेशन मैट्रिक्स आपका हो गया यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपका रोटेशन मैट्रिक्स में क्या होगा, थीटा मैट्रिक्स है। ये रोटेशन मैट्रिक्स जो होता है आपका, यहाँ पे भी कुछ लोचा है, तो इसमें हम देख लेंगे क्या है, ट्रांसलेशन है बट उसमें थोड़ा सा प्लस माइनस का लोचा है। फिर इसके बाद जाके ये आपका रोटेशन मैट्रिक्स है अबाउट जेड एक्सिस। तो इस तरह से हमने जो है सोच विचार करके बता देंगे क्या होता है, ठीक है।
तो ये आपका 4 जो HTM दे दिया, उस 4 HTM देख देख के हमें सोच विचार करना है। तो एग्जामिनर भी कैसा खेल खेला कि बंदा रोबोटिक्स छोड़ के आएगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों ना, 5 में भी एक पार्ट है, 6 में भी एक पार्ट है, 8 में भी एक पार्ट है। तो अगर आपने कोई भी सिलेक्ट किया तो ये DH पैरामीटर आपको सीखना ही पड़ेगा। और मंडल का जुगाड़ अगर इस्तेमाल करेंगे, DH पैरामीटर तो हम छोड़ा नहीं। तब मैं बात कर रहा हूं कि इस क्वेश्चन आप सॉल्व करने के लिए मैं बोल रहा हूं, जब आपके सामने जस्ट इसके बाद वाला क्वेश्चन में 6C में आपका ये मैट्रिक्स दे के रखा था, हम इसको देख देख के क्यों ना यूज करें। तो अगर आप बोलोगे मैं इसको रटूंगा, यू कैन, आप रट सकते हो, ठीक है। एडजेसेंट मैट्रिक्स का होता है, जैसे आपका DH पैरामीटर होता है, DH पैरामीटर से आप प्रीवियस, जैसे I-1 लिंक और I लिंक, ये दोनों लिंक के बीच में जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है वो इस फॉर्मेट से होता है, यही फॉर्मेट है। अब सवाल ये है कि हम इसको रटे क्या। मतलब देखो, आप अगर रटना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रट सकते हो, इसको रट भी सकते हो। और आप बोलोगे नहीं मैं रटूंगा नहीं, ठीक है, हमें रटने का जरूरत नहीं है, रटने का जरूरत नहीं है, तब आप इसको देख देख के भी कर सकते हो। तो हमारे पास जब रेडीमेड अवेलेबल था तो हम क्यों ना करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में ये फॉर्मूला रेडीमेड अवेलेबल था, तो रेडीमेड अवेलेबल था तो हमें रटने का जब जरूरत नहीं तो रटे, उसको देख देख के करें। और देखो यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन भी जैसे बनाया गया, एग्जामिनर भी जो है दो दो अलग अलग कर दिया। यहाँ पे लिखा है सी थीटा को कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, और यहाँ पे लिखा है दैट इज इक्वल टू सी जो है दैट इज कॉस थीटा, ठीक है। जो मैं अभी मैं ये सिंबल इस्तेमाल करता हूँ ना, मैंने आपको जो पढ़ा रहा था कि वो सी थीटा भी क्यों लिखे, सी थीटा भी क्यों लिखे, हमने सी लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो सी थीटा को कॉस थीटा लिखा है, जैसे इसमें एस थीटा लिखा है, एस थीटा मतलब होता है आपका साइन थीटा, एस थीटा मतलब साइन थीटा, यहाँ पे सीधा एस लिख दिया, तो एस का मतलब होगा यहाँ पे साइन थीटा। दोनों में जो है सिंबल डिफरेंस है, सिंबल डिफरेंस होता है, ये किताब टू किताब वेरी करता है। तो हमने क्या किया, हम जो मंडल तो सबसे सिंपलीफाइड जुगाड़ लगाएगा, तो इसके लिए हमने सिंपलीफाइड, तो इसने जो ओड मैट्रिक्स दिया था, सिंपलीफाइड मैट्रिक्स दिया हुआ था, तो हमने वो जुगाड़ से ही इस्तेमाल करेंगे। तो क्या बात क्लियर हुआ? बात क्यों क्लियर नहीं होगा, ये तो बचपन से हम बताते जा रहे हैं, यही बात, डीएच पैरामीटर का जुगाड़। आप जो है आप डीएच पैरामीटर को सूंघ के करो तब भी हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपको पता है, ये क्या है, पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है। ये जो आपके सामने है ये क्या है, ये जो आपके सामने है ये क्या है, नहीं पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है। ये तो 0 0 होगा, स्केल फैक्टर 1 होगा। ये क्या है, ये आपका D1 D2 D3, ये भी तो हो गया। तो मतलब कोई यहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं है। रोटेशन किसके रेस्पेक्ट में हुआ, जेड के रेस्पेक्ट में होगा। रोटेशन किसके रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में होगा। रो हो गया, इसका रो हो गया 0, कॉलम हो गया 0, इसका रो हो गया 0, और उसके बाद हो गया कॉलम जो है वो भी हो गया 0, रो कॉलम जो है दोनों हो गया 0 0। तो रो एंड कॉलम इसका दोनों भी 0 0 हो गया। ये आपका भी एक कहानी है। आप जाके सिर्फ कचरा वही तो जुगाड़ है हमारा, कचरा ना, तो रोटेशन हुआ है। तब बोलेंगे अगर हम इसका जुगाड़ लगाना शुरू करें तो बताओ आपका डीएच पैरामीटर में क्या क्या मिल रहा है। आप बोलोगे देखो थीटा आई का जो वैल्यू हमें मिल रहा है, इन दिस केस हमें थीटा आई का जो वैल्यू दिख रहा है ये आपका कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा है ना, तो थीटा आई क्या वैल्यू हो जाएगा, थीटा 1। मतलब क्यों थीटा 1, क्यों नहीं होगा, आपका ये जो है 0 T1 है, थीटा 1 रोटेशन हुआ, तो थीटा आई क्या वैल्यू यहाँ पे कॉस थीटा कॉस थीटा हुआ ना। तो डीएच पैरामीटर में जो वेरिएबल है, डीएच पैरामीटर का जो वेरिएबल है तो आपका थीटा 1 वेरिएबल है। एंड थीटा 1 क्या होता है ना, दैट इज जो रोटेशन, ठीक है। तो आपका क्या क्या है, 4 पैरामीटर है। डीएच पैरामीटर में क्या क्या होता है, 4 पैरामीटर होता है ना, लिंक का 2 होता है और ज्वाइंट का 2 होता है। तो लिंक ट्विस्ट होता है अल्फा, ठीक है, लिंक ट्विस्ट होता है अल्फा, लिंक लेंथ होता है ए, तो लिंक ट्विस्ट होता है अल्फा, लिंक लेंथ होता है ए, एंड आपका जो ज्वाइंट डिस्टेंस है वो डी, एंड ज्वाइंट एंगल जो है वो आपका होता है थीटा। तो आपका थीटा 1 हो गया ना, तो बोला अच्छा थीटा 1 हो गया क्योंकि आपका थीटा 1 लिखा हुआ है, तो मतलब ये आपका रोटेशन करता है, रोटेशन करता है। आप जाके बोला कि अगर ये चीज को हम देखें, ये cos थीटा 1 sin थीटा 1 तो हो गया, बट इसमें इसको अल्फा क्या कर दूं कि ये कहानी वो बन जाए, मतलब ये आपका सिर्फ sin थीटा बचेगा नहीं बचेगा, cos 0 कर दो, तो आपका जो अल्फा है वो आपका अल्फा आई जो है दैट इज इक्वल टू 0, अल्फा आई है दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपका डी बैठा है, जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे 0 दिख रहा है, तो आपका डी का जो वैल्यू हो गया वो आपका हो गया 0, डी का वैल्यू हो गया 0। तो थीटा आई का वैल्यू हो गया थीटा 1, अल्फा आई हो गया 0, अब होता है ए आई, तो इसमें दोनों 0 0 दिख रहा है,
इसका मतलब ये दोनों जीरो होगा तब ना जीरो जीरो होगा, नहीं तो कॉस का अगर इसका कुछ भी वैल्यू करोगे कॉस और साइन मिला के, अगर कॉस जीरो होगा साइन वन होगा, साइन जीरो होगा कॉस वन होगा, तो मतलब बाय डिफॉल्ट आपका ए आई का वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू जीरो। तब जाके हमने बोला अच्छा इसमें सिर्फ थीटा आई वेरिएबल होगा, बाकी कोई वेरिएबल नहीं होगा। तो बोला हमारा 0t1 से हमें ये पैरामीटर मिला, ये लिखना पड़ेगा। तो आप ऐसे कंपेयर करके लिख सकते हो कि हमारा ये पैरामीटर ये मैट्रिक्स हमें मिल गया, ठीक है, मैट्रिक्स हमें मिल गया। अगर नहीं मिला होता तो हम इसको कॉन्सेप्चुअली बताते कि देखो इसमें रोटेशन मैट्रिक्स हुआ है, तो रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस, एंड यहाँ पे जो जॉइंट डिस्टेंस है वो आपका यहाँ पे होता है, जॉइंट डिस्टेंस यहाँ पे नहीं है, तो इसके चक्कर में जॉइंट डिस्टेंस आपका डी हो जाएगा जीरो, डी का वैल्यू हो जाएगा जीरो। एंड अल्फा आई जो है, अल्फा आई तो यहाँ पे है ही नहीं क्योंकि जॉइंट लिंक ट्विस्ट होता तो इसका भी कुछ वैल्यू दिया होता, तो इसका जो है इसका वैल्यू हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ए आई इक्वल टू जीरो, तो आपका जॉइंट डिस्टेंस लिंक लेंथ जो है उसका भी वैल्यू हो जाएगा जीरो। तो लिंक लेंथ जीरो मतलब है ओरिजिन दोनों का सेम होगा, लिंक लेंथ जीरो है। तो ऐसे करके पहले आपने वैल्यू निकाला। तो हमारे सामने 1t2 है, आपको इस 1t2 से देखना है हमें क्या क्या मिलेगा ना। पहले तो आपका ये जो चीज हो गया ये आपका पर्सपेक्टिव मैट्रिक्स और 0 0 0 रहेगा, स्केल फैक्टर 1 तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन ये हमारा हो गया रोटेशन मैट्रिक्स, ये हो गया रोटेशन मैट्रिक्स। बोला रोटेशन हुआ ही नहीं, मतलब क्यों नहीं, थीटा तो है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है, तो मतलब इसमें ट्रांसलेशन हुआ, ठीक है, ट्रांसलेशन हुआ। अब यहाँ पे -1 घुसा, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट ट्रांसलेशन हुआ। पहले तो बात ध्यान रख के इसमें ट्रांसलेशन हुआ, तब जाके बोलेंगे आपका अगर 1t2 का बात देखा जाए, यहाँ पे अगर आपको देखा जाए कि 1t2 से हमें कौन कौन सा डेटा मिला ना, हमें मिला थीटा आई जो है दैट इज जीरो, रोटेशन हुआ ही नहीं ना, रोटेशन मैट्रिक्स हमें दिख रहा है रोटेशन नहीं हुआ, तो थीटा आई का वैल्यू कितना हो जाएगा जीरो। फिर आपका जो है डी आई जो है मतलब ज्वाइंट, ये आपका थीटा आई क्या था, ज्वाइंट एंगल, एंड डी आई क्या है, ज्वाइंट डिस्टेंस। तो हम बोलेंगे देखो यहां से अगर हम कंपेयर करें, डी आई का जो वैल्यू है वो d2 का बराबर दिख रहा है, बताया d2 का बराबर दिख रहा है, यही तो होता है, जो डी आई का वैल्यू है आपका d2 का बराबर दिख रहा है, बताइए भी ठीक है। अब जाके आपका होता है अल्फा आई। अब बताओ इसमें जो अल्फा आई है उसका वैल्यू कितना होगा ना, यहाँ पे देखो ये 0 0 है, तो थीटा अगर 0 है तो थीटा अगर 0 हो गया तो उसके बाद जगह थीटा 0 होने से इसका वैल्यू तो 0 बाय डिफॉल्ट हो जाएगा, इसका वैल्यू थीटा 0 होने से इसका जो वैल्यू है ये बाय डिफॉल्ट 0 हो जाएगा। लेकिन थीटा 0 होने से 1 बैठा है, तो इसको 0 करने के लिए कितना करना पड़ेगा ना, 90 डिग्री करना पड़ेगा, मतलब 90 हो सकता है। अगर 90 होता तो इसका अगर 90 होता तो जाके यहाँ पे 1 होता, 1 ना होके -1 बैठा है, तो -1 बैठा है, इसका मतलब जो है यहाँ पे 90 ना होके -90 होगा, तो अल्फा आई का जो वैल्यू है ये आपका हो जाएगा -90 डिग्री। तो अल्फा आई का वैल्यू हो गया -90 डिग्री। तो ये बात ध्यान रखें कि हमारा जो अल्फा आई है वो -90 डिग्री करेंगे तभी जाके होगा, नहीं तो यहाँ पे माइनस कैसे आएगा, यहाँ पे माइनस कैसे आएगा, तो आपका ऐसा होना चाहिए। फिर आपका होता है ए आई, तो ए आई का वैल्यू अगर अल्फा आई का वैल्यू यहाँ पे -90 कर दे, थीटा तो 0 है तो इसका वैल्यू 0 0 पुट कर दो, जो थीटा है थीटा का वैल्यू आप 0 0 पुट कर दो। जैसे आपने 0 0 पुट कर दिया तो आपका क्या हो गया, ये तो आपका 0 ही हो गया, लेकिन इसका हल क्या है, इसको 0 करना पड़ेगा तब ये 0 होगा, तब जाके ए आई का वैल्यू हो जाएगा 0। तो हमारे लिए जो है हमारे जो डीएच पैरामीटर मिलना था, हमारे लिए जो डीएच पैरामीटर मिलना था इसका दूसरा में ये मिला डीएच पैरामीटर 1t2 से। फिर हम बोलेंगे अच्छा चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं 2t3। अब 2t3 में भी आपको देखना होगा ये जो आपके सामने मैट्रिक्स है ये तो एकदम पक्का रोटेशन, ठीक है, एकदम ये आपका क्या मिल गया, HTM जो मिला है एकदम आपका यूनिट मैट्रिक्स मिला, मतलब पक्का रोटेशन, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। पर्सपेक्टिव वाला हो गया, स्केल फैक्टर हो गया, यहाँ पे हमें मिल गया D3, हाँ यहाँ पे मिल गया आपका D3, ध्यान रखिए D3। तो बोला अच्छा ये आपका जो वेरिएबल है, क्वेश्चन में बोला भी था कि जो आपका वेरिएबल है वो वेरिएबल कौन सा है ना, क्वेश्चन में बोला भी था कि जो वेरिएबल है वो आपका D3 है, ये आपका जो 2t3 से मिलेगा D3। तो हम बोलेंगे 2t3 से, फ्रॉम दिस डायग्राम फ्रॉम 2t3 हमें क्या मिला, हमें मिला थीटा आई का वैल्यू 0, हमें मिला डी आई का वैल्यू मिल गया D3, तो मिला अल्फा आई जो है इसका वैल्यू मिलेगा 0, जो अल्फा आई है इसका वैल्यू मिल जाएगा 0। लेकिन ये आई क्या करे ना, अगर आपका थीटा का वैल्यू 0 हो गया, ये तो 0 खुद ही हो गया, इसका वैल्यू 0 हो गया,
इसका वैल्यू 0 होगा तो 1 हो गया, तो वो 1 हो गया, लेकिन AI बैठा है, मतलब AI बैठा है 10 दिख रहा है, तो 10 दिख रहा है, इसका मतलब आपका जो है AI होगा दैट इज इक्वल टू 10 यूनिट, तो AI का वैल्यू यहाँ पे 10 यूनिट हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 2T3 से 4 DH पैरामीटर। फिर हम बोलेंगे अच्छा 3T4 से क्या मिलेगा ना, 3T4 से भी कंपेयर करो। कंपेयर करने के बाद आपने देखा कि यहाँ पे तो रोटेशन हुआ है और भी जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे रोटेशन हुआ है जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में। ये आपका रो 0 कॉलम 0 और कुछ याद आ रहा है, ये जुगाड़ हमारा दिख रहा है। जैसे ये जुगाड़ हमें दिख रहा है तो उसके हिसाब से हम बोलेंगे कि यहाँ से हमारा जो है जो 3T4 से जो डेटा हमें मिला, एक तो हमें मिल गया थीटा आई जो है दैट इज θ4 होगा। देखो एक C4 का मतलब cos ऑफ θ4 है ना, इसमें वेरिएबल ही θ4 है, तो वेरिएबल θ4 जो रोटरी जॉइंट है ना, जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट करता है, ये रोटरी जॉइंट है, ठीक है। आप बोलेंगे डी आई जो है इसका वैल्यू कितना होगा, मतलब 1, क्यों 1, आप देखो ना यहाँ पे बैठा हुआ 1, डी आई जो है वो 1 बैठा हुआ है, ठीक है। फिर बोलेंगे अल्फा आई का वैल्यू कितना होगा ना, 0 होगा, मतलब कैसे देख लो इसका वैल्यू 0 कैसे होगा, फिर नहीं तो आपका जो 0 होगा तब जगह अल्फा ही हो गया। फिर जाके आपका मिला है AI, तो AI का वैल्यू देखना पड़ता है, दोनों 0 बैठा है तो उसका मतलब AI का वैल्यू 0 ही होगा, क्योंकि हमने तब से देख लिया। तो ऐसे करके हमें DH पैरामीटर मिला, उसका टेबल बना दो। तो हमारा DH पैरामीटर का टेबल बन गया। ये DH पैरामीटर का टेबल में हमारा ये जो इस तरफ में आप देख रहे हो, ये आपका DH पैरामीटर्स, ठीक है, इस तरह में जो देख रहे हो दैट इज DH पैरामीटर्स। थीटा क्या है, थीटा आई होता है जॉइंट एंगल, एंड डी होता है आपका जॉइंट डिस्टेंस, एंड ए होता है आपका लिंक लेंथ, एंड अल्फा होता है लिंक ट्विस्ट। ये होता है लिंक लेंथ, अल्फा होता है लिंक ट्विस्ट। तो ये इसका जो अरेंजमेंट है आप इसका इधर उधर कर सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं, बट हमने ऐसे सीक्वेंस में लिखा है। अब आपने जो पैरामीटर हमारा मिला था उसका हमने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया कि आपका यहाँ पे θ1 मिला था व्हिच इज वेरिएबल, यहाँ पे D2 मिला था व्हिच इज वेरिएबल, यहाँ पे D3 मिला था वेरिएबल एंड वेरिएबल। तो दोनों का आपका 0 डिग्री होगा, आपका 0 0 0 और 1 था, इसका लिंक का जो आपका जॉइंट डिस्टेंस है 1 था, 1 यूनिट, ये आपका 10 यूनिट था, और यहाँ पे -90 डिग्री 0 डिग्री 0 डिग्री 0 डिग्री। तो इस तरह से हमें DH पैरामीटर का टेबल मिल गया। तो अब ये DH पैरामीटर देख देख के हमें फ्रेम असाइनमेंट करना होगा। एक्चुअली हम फ्रेम असाइनमेंट से DH पैरामीटर बनाता है, तो यहाँ पे हमें DH पैरामीटर देख देख के हमें फ्रेम असाइनमेंट करना पड़ेगा। ये हमारा जुगाड़ है। तब जाके बोलता है अच्छा आपका अगर फ्रेम असाइनमेंट करने का दिल का अरमा है तो बताओ 0 and 1, ये आपका जो 0T1 है, ये फ्रेम 0 एंड फ्रेम 1, इसके बीच में जॉइंट डिस्टेंस कितना है, वो तो 0 है। अगर जॉइंट डिस्टेंस इसमें 0 है तो इसका मतलब दोनों का ओरिजिन सेम होगा, दोनों का ओरिजिन सेम होगा। एक के ऊपर अगर दूसरा ओरिजिन आप घुसा दोगे तो समझने में दिक्कत होता है, इसलिए हमने फ्रेम जो है बोलते हैं कि ओरिजिन सेम है बट दोनों का फ्रेम थोड़ा डिफरेंट लोकेशन में हम बनाते हैं। तो हम लोगों ने पहले फ्रेम 0 सेट किया, तो अभी हम लोग जो शुरुआत किया, शुरुआत में हमने फ्रेम 0 सेट कर लिया, फ्रेम 0, तो इसको बोलेंगे हमारा 0 फ्रेम, ये हमारा हो गया 0 फ्रेम। फ्रेम ऐसे समझाने के लिए होता है। अब आपका फ्रेम 1 देखना है, बट DH पैरामीटर का देखो 0 1 के बीच में जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है वो आपका θ1 घुमा है, θ1। लेकिन सिर्फ वहां से नहीं, हमने जो उसका HTM देखा था, HTM, तो HTM में क्या था ना, जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट किया है, तो ये जो है यहाँ पे आपका θ1 जो है घुमाना पड़ेगा वो इसके लिए। बट दूसरा बात होता है कि आपका जो डिस्टेंस है, जॉइंट डिस्टेंस है, ये है 0। अगर जॉइंट डिस्टेंस 0 है, दोनों का कोऑर्डिनेट सेम होगा, दोनों का कोऑर्डिनेट सेम होगा, मतलब ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होगा सेम होगा। लेकिन हमने जब ड्रॉ करते हैं तो ऐसे करें ना, अगर एक साथ ओरिजिन ड्रॉ कर देंगे फिर x1 x1 करेंगे तो दिखेगा नहीं ढंग से, तो हम थोड़ा दूर में ड्रॉ करता है, करके हम बोलता है कि देखो दोनों का कोऑर्डिनेट सेम है। तो अभी हम बात करेंगे कि देखो ये जो फ्रेम 1 है और आपका फ्रेम 0 है, दोनों जो फ्रेम है उसका ओरिजिन सेम है और रोटेट कर गया, तो रोटेट कर गया कितना थीटा, तो अच्छा थीटा बाय डिफॉल्ट क्लॉकवाइज नहीं होगा, काउंटर क्लॉकवाइज। इसका पहले वाला जो हमने क्लॉकवाइज दिया था, क्लॉकवाइज नहीं होगा, काउंटर क्लॉकवाइज। तो थीटा हमने ऐसे काउंटर क्लॉकवाइज से घड़ी लगा के देख लो इस तरह से कि आपका काउंटर क्लॉकवाइज होगा, तो ऐसे काउंटर क्लॉकवाइज में थीटा बना दिया जाए, तो बना दिया आपने थीटा।
अब ये दोनों का ओरिजिन हमने अलग ड्रॉ किया, बट दोनों का ओरिजिन तो सेम है। तब जाके हम ऐसे करके लिखते हैं कि ये दोनों का ओरिजिन जो है वो हमारा सेम होता है, दोनों का जो ओरिजिन होगा वो हमारा सेम होगा। इस तरह से हमें दोनों को लिखना पड़ता है। ध्यान रखिए कि दोनों जो है ऐसे सोच विचार करके हमें लिखना पड़ता है दोनों कि हमारा ओरिजिन सेम है। तो बोलेंगे ऐसे सेम ओरिजिन, ठीक है। तो आपका ये दोनों का जो है सेम ओरिजिन होगा, तो इसका सेम ओरिजिन इसमें लिखना पड़ता है। आप बोलोगे मैं सेम ओरिजिन में ड्रॉ करूंगा, ये हमारा स्टैंडर्ड रूल नहीं है। स्टैंडर्ड रूल के हिसाब से ओरिजिन आपका सेम भी होगा तो ऐसे दूरी में ड्रॉ किया, बट ये जो फ्रेम है और ये जो फ्रेम है उसमें सिर्फ रोटेशन हुआ, ये θ1 रोटेशन हुआ बस। अब हमें 1 से 2 के बारे में बात करना है, 1 to 2। तो 1 से 2 के बारे में बात करना है, तो फ्रेम 1 से 2 के बारे में बात करेंगे तो हमारा जो वेरिएबल है वो है D2। D2 आपका वेरिएबल है, ध्यान रखिए। वेरिएबल मतलब वो ऐसे ऊपर नीचे होता रहेगा, मतलब वो आपका प्रिज्मेटिक जॉइंट है तो ऐसे उसका लंबाई घटता बढ़ता रहेगा D2। तो ये जो आपका ओरिजिन है, यहां से हम ऐसे D2 डिस्टेंस में जाके एक जो है दूसरा ये बनाएंगे। तो D2 जो है ये आपका वेरिएबल है, दिस इज नॉट कॉन्स्टेंट, ये आपका वेरिएबल है। इसके चक्कर में इस ओरिजिन से D2 डिस्टेंस में जाके हमें फ्रेम 2 बनाना पड़ेगा। तो यहां पे जो हमें देखने का विषय है कि ये आपका डिस्टेंस इसका ओरिजिन से इसका ओरिजिन का डिस्टेंस D2 हो गया, लेकिन सबसे बड़ा लोचा है कि Z1 इधर था और Y2 इधर हो गया। बता ऐसा क्यों ना, ये देखो -90 डिग्री जो अल्फा है, जो लिंक ट्विस्ट है वो -90 डिग्री हो चुका है। तो उसके कारण x जो है x1 जिधर था उधर ही आपका x2 हो जाएगा, बट आपका जो y और z है उसमें चेंज हो गया। इसके Z1 की तरफ Y2 आ गया, वो भी उल्टा तरफ, मतलब उल्टा तरफ इधर Y2 नहीं होगा, उल्टा तरफ होगा, -90 डिग्री है ना, तो -90 डिग्री रहने के कारण इसमें आपका उल्टा तरफ हो गया। एंड आपका इधर में Y था उसमें Z2 हो गया। तो ये दोनों चीज देखना पड़ेगा कि आपका जो D है ये जॉइंट डिस्टेंस है, और ये जो 90 डिग्री है दोनों, ये आपका D है जॉइंट डिस्टेंस है, यहाँ पे जो 90 डिग्री है, दोनों हमें देखना पड़ता है। तब दोनों देख के हमने पता कि अच्छा ये बात है, कौन सा बात है ना, इस तरह से हमारा फ्रेम 2 होगा, उसका डिस्टेंस हो जाएगा D2 और इधर में आ जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो उसका 90 डिग्री करने से Y एंड Z ऐसे ही चेंज हो जाता था। अगर Y एंड Z जो है 90 डिग्री करने से ऐसे ही चेंज हो जाएगा, फिर आपका Y ऊपर तरफ ना होकर नीचे तरफ हो गया, उसका कारण है -90 डिग्री। इसके चक्कर में ऐसा हो जाएगा आपका फ्रेम 2। अब क्या है देखो कि जब 2-3 में हम जा रहा है, इधर में D3 है और इस तरफ में आपका 10 है। आपका जो यहाँ पे लिंक लेंथ है वो 10 है, और आप याद करो लिंक लेंथ कैसे चेक होता है, हमारा एक्स एक्सिस जो है उस वजह से होता है। तो ये जो आपका डिस्टेंस होगा यहाँ से 10 यूनिट में जाना पड़ेगा, एक्स एक्सिस की तरफ 10 यूनिट जाना पड़ेगा, और उधर से D2 जेड की तरफ D2 जाना पड़ेगा, इधर से D2 जाना पड़ेगा, इधर से D2। तो अगर ऐसे पॉइंट पकड़ोगे तो ऐसे करके इस लोकेशन में ऐसा जगह में पॉइंट आएगा, ऐसे लोकेशन में पॉइंट आएगा। तो बोलेंगे अच्छा ध्यान से देख लो क्या मैं बात बोला हूं, अभी इसको ध्यान रखने का जरूरत है कि इधर से आपका जो डिस्टेंस होना चाहिए दैट डिस्टेंस विल बी 10 यूनिट। क्यों 10 यूनिट ना, आपका ए क्या है, व्हाट इज ए मतलब होता है आर्म लेंथ। तो ए अगर आर्म लेंथ है तो आर्म लेंथ आपका कितना है 10 है, तो इधर में आपका 10 होना पड़ेगा ना, 10 होना पड़ेगा। और जेड के तरफ में हो जाएगा आपका डिस्टेंस, जॉइंट डिस्टेंस डी, जॉइंट डिस्टेंस जेड के तरफ हो जाएगा, तो इस तरफ हो जाएगा आपका D3। अब D3 एक वेरिएबल है, वो घटता बढ़ता रहता है, तो जॉइंट तो ऐसे ऐसे होता रहता है क्योंकि आपका प्रिज्मेटिक जॉइंट है। अब लोचा ये है कि कोई भी दुनिया में जैसे आपका XY कोऑर्डिनेट होता है, कभी अगर ऐसे XY कोऑर्डिनेट होता है, इधर में x एक्सिस इधर में y एक्सिस होता है, तो इस तरफ में 10 यूनिट इस तरफ में 5 यूनिट बोलोगे, फाइनली तो इस पॉइंट में पहुंचते हो ना, इधर में 10 यूनिट इधर में 5 यूनिट, इसका मतलब इधर में 10 इधर से 5 जाना पड़ता है। तो सेम बात हो जाएगा कि इस तरफ से आपने 10 गया तो इधर जैसे D3 गया, इधर से आपका D3 जाना पड़ेगा, जाने के बाद ऐसा पॉइंट में आपका ओरिजिन मिलेगा, एंड वहां पे उसका ओरिजिन बना के आप बनेगा आपका जो ये वाला जो फ्रेम है फ्रेम 3। और उसमें जो डिग्री है, डिग्री रोटेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि आपका जो अल्फा है लिंक ट्विस्ट यहाँ पे है ही नहीं, तो लिंक ट्विस्ट तो नहीं है, जैसे आपका ऐसे ही बनेगा, बट इसका जो ओरिजिन है वहां पे पहुंच जाएगा। तो हमारा ओरिजिन यहाँ पे पहुंच गया, एंड इधर में जो हो जाएगा दैट इज Y3। क्यों ना, मतलब रोटेशन हुआ ही नहीं, आपका जैसे इधर में y है यहाँ पे y रहेगा, जैसे आपका x मतलब पैरेलल 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 सब पैरेलल, आपका x के साथ x पैरेलल, y के साथ y पैरेलल, z के साथ z पैरेलल, बट इसका जो है इधर में ट्रांसलेशन हो गया, इधर में ट्रांसलेशन हो गया, रोटेशन नहीं हुआ, ट्रांसलेशन हुआ है, ओनली रोटेशन, ओनली ट्रांसलेशन हुआ है।
तो आप बोलेंगे अच्छा 2 से 3 वाला जो है हमारा डीएच पैरामीटर के हिसाब से ऐसे होगा। आप जगह थोड़ा सा और देख लिया जाए, उधर वाला लास्ट वाला क्या बोल रहा है ना, ये घूमेगा θ4 कौन सा एक्सिस के रेस्पेक्ट में ना, उसके लिए हमें एचटीएम देखना पड़ेगा। तो एचटीएम में देखो θ4 जो है आपका जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट किया विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस, तब जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट करेगा। तो हमने बोला था काउंटर क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी को लगा के देखना काउंटर क्लॉकवाइज, तो ऐसे करके आपने घुमा दो इसमें θ4, ऐसे रोटेट कर दिया θ4। तो उसके बाद देखा जाएगा कि इसका कोई डिस्टेंस है क्या, बोलता हाँ 1 यूनिट डिस्टेंस है, ज्वाइंट डिस्टेंस जो है 1 यूनिट है। तो ज्वाइंट डिस्टेंस 1 यूनिट है, किस तरफ होगा ना, वो आपका जो है जेड एक्सिस की तरफ होगा। तो जेड एक्सिस की तरफ इससे 1 यूनिट डिस्टेंस में जाके हमें और एक फ्रेम बनाना पड़ेगा। तो आप इस डीएच पैरामीटर को देखो कि ये θ4 आपका वेरिएबल है, वो रोटेट करेगा, एंड ये आपका 1 है उसका ज्वाइंट डिस्टेंस। तो ज्वाइंट डिस्टेंस आपका जेड एक्सिस की तरफ गया, तो जाके जेड एक्सिस की तरफ का ज्वाइंट डिस्टेंस 1 यूनिट जाने के बाद यहाँ पे आपका ओरिजिन में बैठ गया। अब एक्स वाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपका रोटेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो जेड जिधर है जेड उधर ही रहेगा, फिर आपका एक्स एन एक्स वाई एन वाई रहेगा, बट इसका एंगल पैदा होगा। तो ये तो हम होम पोजीशन में ड्रॉ करते हैं ना, इसलिए होम पोजीशन में θ4 का वैल्यू 0 मान के कर रहा है, बट ऐसे अगर θ4 घूमेगा तब जाके ये दोनों घूमेगा, तो आपका जो जेड है जेड बराबर रह जाएगा, बट आपका x3 एंड x4 के बीच में एंगल पैदा होगा, बट जैसे वेरिएबल तो 0 भी तो होगा उसका वैल्यू, तो हमने इसका जब फ्रेम बनाता है तो 0 में बना दिया। तो ऐसे करके हमारा हो गया फ्रेम असाइनमेंट। थोड़ा सा अगर इकट्ठा देख लिया जाए, ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्रेम असाइनमेंट। तो जो हमने फ्रेम असाइनमेंट किया वो हो गया ऐसे। तो ये सी 2020 मेन एग्जाम में आया था क्वेश्चन नंबर 6C। तो आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर जो दिख रहा है दैट इज 6C है, ये क्वेश्चन है, और ऑब्टेन द डायरेक्ट काइनेमेटिक्स। तो आपका जो ऑब्टेन है द डायरेक्ट काइनेमेटिक्स मॉडल, तो डायरेक्ट काइनेमेटिक्स मॉडल पूछा है किसका ना, ऑफ द 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम स्कारा। तो ये 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम स्कारा जो है ये हम वही कर करके बड़ा हुए हैं, ठीक है। रोबोटिक्स में जब हमने काइनेमेटिक्स का बात करता है, डीएच पैरामीटर समझाते हैं, तो हमने स्कारा को ही लेके सुपर करता है, और सिलेबस में इतना ही लिखा था, स्कारा ही लिखा था। तो इतना दिन बाद वो आया है, तो खुश होके बंदा डीजे लाके नाच लिया कि हमारा जो किया वही आया। तो डेवलपिंग डीएच पैरामीटर, तो हाँ अगर हमें डायरेक्ट काइनेमेटिक्स करना है तो हमें डीएच पैरामीटर का तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। डीएच पहले फ्रेम से बनाना पड़ेगा, मतलब बिल्कुल बनाना पड़ेगा। तो हर जो डीएच फ्रेम होता है, क्या बात हुआ था कि हर इसके बाद में एक जगह डीएच, चलो उसका बात हम बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एंड डीएच पैरामीटर्स टेबल, तो डीएच पैरामीटर टेबल भी हमें बनाना पड़ेगा। एंड इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस, तो इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस जो है वो भी बनाना पड़ेगा। तो ऐसे करके देखो एक काम हमारा कम कर दिया, मतलब क्यों ना, वो जो आपको मैट्रिक्स को बाद में मल्टीप्लाई करना होता है वो काम हमने कम कर दिया। और यहाँ पे एक चीज दिया है, इसको रट भी ले तो अच्छा है, ठीक है, दिस इज गुड, कि ये जो आपका एडजेसेंट लिंक के साथ जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनाते हो तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनता है, ये आई लेथ लिंक एंड आई माइनस 1 लिंक, उसके बीच में जब ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनाओगे तो ये बनता है। तो इसके चक्कर में हमें जो है इसको याद रखना आसान होता है, ठीक है, इसको कौन सा वैल्यू किसका होगा याद रखना आसान होता है। तो इसको अगर रटे तो अच्छा है, नहीं रटे कोई जरूरत नहीं है, बट यस इसको रटेंगे तो और सिंपलीफाई होगा। तो मिड सिंपल मिड इजी, उसके हिसाब से चीज रटना चाहिए। आप बोलेंगे अच्छा ये आपका क्वेश्चन में दिया था, तो ये डायग्राम भी वही है, जैसे हम सिंबल हमने यूज किया वही यूज किया, ठीक है, वही यूज किया। एक्चुअली जहां से कॉपी किया वो सेम बुक से हो गया। तो आपका ये लिंक 0 है, इसके बाद आपका एक्सिस 1 है, ठीक है, ये आपका लिंक 1 है, यहाँ पर लिंक 2 हो गया, एंड ये आपका लिंक 3 हो गया, ये आपका हो गया लिंक 4। तो ये आपका 4 लिंक वाला जुगाड़ है। यहाँ पे जो एक्सिस है दिस इज एक्सिस, ये आपका एक्सिस 1 है, ये आपका एक्सिस 2 है, यहाँ पे यहाँ तक एक्सिस 3 है, और एक्सिस 4 यहाँ पे सेम है, तो 3 और 4 एक्सिस सेम है। तो ऐसे करके हमारा चला गया एक्सिस, ठीक है। अब आपका देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो होता है कि यहाँ पे रोटरी जॉइंट है, वो हाँ रोटरी जॉइंट है, यहाँ पे रोटरी जॉइंट है, वो भी रोटरी जॉइंट है, यहाँ पे आपका ट्रांसलेटरी जॉइंट है, यहाँ पे ट्रांसलेटरी जॉइंट है, यहाँ पे आपका रोटरी जॉइंट है। ये तो आपका जो एंड इफेक्टर है ना, एंड इफेक्टर रिस्ट के बाद आपका एंड इफेक्टर है, तो ये रिस्ट वाला पार्ट है, ये भी रोटेट करता है, तो उसके हिसाब से आपका जो है रोटेशन होता है रिस्ट का। तो ये आपका एंड इफेक्टर यहाँ पे बैठा हुआ है, दैट इज एंड इफेक्टर। तो ये आपका डायग्राम, यही डायग्राम से हम सोच करते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम होता है डीएच पैरामीटर समझना, डीएच पैरामीटर समझना। थोड़ा सा एक बार देख लिया जाए उसको फ्लैशबैक। तो डीएच नोटेशन के लिए, डेनावी-ढाटेनबर्ग नोटेशन के लिए ये डायग्राम आपको जिंदगी भर मैं दिखाता रहता हूं, और यहीं से आता है कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे जो बोला गया, जैसे बोला गया यहाँ पे लिंक i-1 लिंक i,
मैंने इसको बोला था कि आई 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 करने से दिमाग में घुसेगा नहीं। मान लो ये हमारा लिंक नंबर 2 है, ये आपका लिंक नंबर 3 है, इसके पहले भी लिंक है, इसके बाद में भी लिंक है। तो हमने ए रोबोट का दो लिंक पास पास एडजेसेंट वाला दो लिंक जो है उठा लिया। उसका यहाँ पे एक जॉइंट है, यहाँ पे एक एक्सिस है, यहाँ पे एक जॉइंट है, यहाँ पे एक एक्सिस है, यहाँ पे एक जॉइंट है, यहाँ पे एक एक्सिस है। फिर हमने आई लिंक के ऊपर जाके कॉन्सेंट्रेट किया। जैसे मान लो हमारा 3 नंबर लिंक के ऊपर जाके हमने कॉन्सेंट्रेट किया। डीएच रूल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द डीएच रूल के हिसाब से सबसे पहले क्या था ना, जो डीएच रूल होता है उसमें आपको क्या करना है ना, उसमें आपको जो है पहले जो है जॉइंट लिंक पैरामीटर्स करना है। तो अंग्रेजी क्या था, डेफिनेशन ऑफ द मैनिपुलेटर विथ 4 जॉइंट लिंक पैरामीटर्स फॉर ईच लिंक and a systematic procedure for assigning right-handed orthonormal coordinate frames, one to each link in an open kinematic chain. Open kinematic chain was proposed by Denavit and Hartenberg 1995 and is known as Denavit-Hartenberg notation. तो आपको इतना अंग्रेजी पढ़ने के बाद जो दिमाग में घुसना है कि आपको क्या करना होता है ना, आपको जो दिमाग में घुसना है कि ये जो आपका एक जॉइंट है, ये जो आपका एक जॉइंट आई है, ये लिंक आई है। तो यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है जॉइंट आई है, लिंक आई है, इसका 4 पैरामीटर मिलेगा। जॉइंट का 2 पैरामीटर है, ठीक है, जॉइंट डिस्टेंस एंड जॉइंट एंगल, एंड लिंक का 2 पैरामीटर है, लिंक लेंथ एंड लिंक ट्विस्ट। ये आपका 4 टोटल पैरामीटर हो गया। तो ऐसे आपका 4 पैरामीटर पहले मिलेगा। उसके साथ ये जो लिंक है इसका लास्ट डिस्टल एंड में एक फ्रेम फिक्स किया जाता है जो ith फ्रेम है। तो आपका लिंक आई है, उसके लास्ट एंड में फिक्स किया जाएगा ith फ्रेम है। तो ये जो ith फ्रेम है वो कैसे फिट किया गया ना, उसके लिए जो आपका एक्सिस है उस एक्सिस पर मैं जेड को फिक्स कर दिया। अब आपका जो कॉमन नॉर्मल है उसका लेंथ होता है लिंक लेंथ, उसको हमने xi बना दिया, ठीक, उस तरफ में xi बना दिया। और ये आपका लिंक लेंथ जो है वो आपका जो लिंक लेंथ जो है ये आपका इसका कॉमन नॉर्मल है। तो ये आपका 3D इसलिए दिख नहीं रहा है, ऐसे करके बना हुआ है, ऐसे करके बना हुआ है। तो ये एक्सिस है, दोनों के बीच में कॉमन नॉर्मल बन रहा है। तो ये आपका कॉमन नॉर्मल मतलब ये जो दोनों एक्सिस है, एक एक्सिस ऐसे करके टेढ़ा है और एक एक्सिस ऐसे करके टेढ़ा है, बट दोनों का कॉमन नॉर्मल बनेगा ना। एक एक्सिस ऐसे करके टेढ़ा है बट दोनों का कॉमन नॉर्मल बनेगा। बट 3D चीज को 2D में ड्रॉ करने से ऐसे लग रहा है कि ऐसे टेढ़ा नहीं है, बट एक्चुअल में टेढ़ा है। तो इसके लिए आपको ये बात हमने जो है प्रीलिम्स में भी इसको हम सिखाते रहता है, ये डायग्राम इससे ही सिखाया रहता है डीएच पैरामीटर कैसे असाइन करना है। तो पैरामीटर असाइन करने का जो तरीका है, ठीक है, ये आपका यही बात हमने बताते रहे। आप बोलेंगे कहां से शुरू होगा ना, फ्रेम 0 होगा, फ्रेम 0 से टूल फ्रेम होगा n+1, मतलब अगर 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो हमारा 5 फ्रेम होगा, 0 से शुरू करके 4 तक, 0 1 2 3 4, तो 5 फ्रेम हमारा क्वेश्चन के हिसाब से होगा। फिर आपका लिंक लेंथ, जो आपका जो लिंक लेंथ मतलब होता है लिंक का जो दोनों का जो कॉमन नॉर्मल है उसका लिंक को लिंक लेंथ बोलता है। लिंक ट्विस्ट मतलब होता है दोनों एक्सिस के बीच में जो एंगल होता है उसको लिंक ट्विस्ट बोलता है। एंड जॉइंट डिस्टेंस होता है उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है, मतलब आपका जो जॉइंट का जो 2 एक्सिस है उसका जो इंटरसेक्ट करता है उसको, कॉमन नॉर्मल 2 एक्सिस को 2 जगह में इंटरसेक्ट करता है उसको बोलता है जॉइंट डिस्टेंस। एंड जॉइंट एंगल्स होता है अल्फा। ये सब सारे बात हमने कर चुके हैं, इसलिए हमने फास्ट बता रहा है क्योंकि इसका कुछ लोग जो है बोलेगा फालतू दोबारा बता रहा है, ठीक है, इसलिए हमने इसको फास्ट कर रहा है। ऐसा नहीं जो आप पहले सीख रहे हो तो उसको ये हो जाएगा, ठीक से पढ़ो, जो अगर पहले कर रहे हो उसको ठीक से पढ़ो जो हमने यहाँ पे लिख के रखा है। अब हम बोलेंगे HTML भी रट लिया जाए, ठीक है, अच्छा है, ज्यादा जुगाड़ बन रहा है तो क्यों, क्या दिक्कत है, एक जुगाड़ बन रहा है कि वो जो i-1 उधर वाला फ्रेम था, इधर में i फ्रेम था, इस दोनों के बीच में जो HTM होगा दिस इज द HTM। तो आपका जो है cos थीटा i, यहाँ पे आपका जो c थीटा i मतलब होता है cos थीटा i। तो जैसे हमने ci बोलते हैं उसको, हमने इसको ci बोलते हैं, ठीक है, मैंने उसको और सिंप्लीफाई किया था, इसको ci बोलेंगे। तो ये आपका ci मतलब होता है cos थीटा i, cos sin थीटा i, ठीक है, sin थीटा i, cos अल्फा i। तो ऐसे करके आपका जो है पैरामीटर बन जाएगा। तो ये आपका एडजेसेंट का लिंक का भी पैरामीटर बन जाएगा। तो ऐसे करके आपने एक HTM भी रट सकते हो, जनरलाइज्ड HTM। और ऐसे रटने से आपका फायदा क्या है ना, फायदा ये होता है कि हमेशा आप जो है कोई भी DH पैरामीटर से फटाफट जो है इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बना सकते हो। तो इस डायग्राम को देख देख के हम इसमें फ्रेम फिक्स करेंगे, ठीक है। आपका बात हुआ था 5 फ्रेम होगा 0 से 4 तक, 0 1 2 3 4, क्योंकि 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, लिंक 0 से शुरू होगा तो उसके हिसाब से लिंक 0 का डिजिटल एंड में एक फ्रेम लगेगा ना। तो हर लिंक का डिजिटल, तो लिंक 0 तो यहाँ से शुरू है यहाँ तक, तो यहाँ पे एक फ्रेम लगेगा। तो ऐसे करके हम यहाँ पे फ्रेम लगा देंगे, सारा जो लिंक है उसमें एक एक फ्रेम लगा देंगे। तो एक सारा लिंक में एक एक करके फ्रेम लगा देंगे। लेकिन वो फ्रेम लगाने के लिए पहले हमें इसका रोबोट का जैसे वर्किंग कैसा है देखना पड़ेगा।
तो उसके लिए हम एक वीडियो देखें। तो इस वीडियो में देखो कैसे आपका स्कारा रोबोट होता है ना। स्कारा रोबोट ऐसे होता है, इसमें ये जो है वर्टिकल एक्सिस रोटेशन, यहाँ पे आपका वर्टिकल एक्सिस रोटेशन, यहाँ पे आपका वर्टिकल एक्सिस रोटेशन, ये दोनों वर्टिकल एक्सिस रोटेशन, और ये जो है ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तो उसके हिसाब से ये जो है आपका ऐसे ऐसे चलता जाएगा, और यहाँ पे दो वर्टिकल एक्सिस रोटेशन यूं करके चलेगा, यूं करके चलेगा। तो आप देखो ऐसे करके चलता है, ये वर्टिकल एक्सिस रोटेशन, और यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस रोटेशन, और ये जो आपका समान स्तर से वो आपका लीनियर मोशन में रहेगा, लीनियर मोशन में रहेगा। तो आपका प्रिज्मेटिक जॉइंट है, दो रोटरी जॉइंट है, एक प्रिज्मेटिक जॉइंट है। ये आपका 4 डिजिट ऑफ स्कारा रोबोट है। तो ये 4 डिजिट ऑफ स्कारा रोबोट को हमें यूज करना है और इसको समझना पड़ेगा। और हमेशा जब हमने फ्रेम बनाता है उसका ना ऐसे होम पोजीशन में बनाता है, मतलब ऐसे करके घूम रहा है, ऐसे करके घूम रहा है, बट हम बोलेंगे होम पोजीशन में। तो यहाँ पे आपका ऐसे जेड एक्सिस वर्टिकल है, यहाँ पे आपका एक्सिस वर्टिकल है, बट ऐसे करके हम सीधा करके बनाएंगे। तो यहाँ पे जो आपके सामने डायग्राम भी दिख रहा है उसमें भी देखो सीधा ही है, मतलब ये जो आपका लिंक है ये आपका ऐसे सीधा में ही दिखा है, सीधा में दिखा हुआ है। तो बोलेंगे अच्छा ये जो चीज है यहाँ पे आपका वर्टिकल एक्सिस रोटेशन, यहाँ पे आपका वर्टिकल एक्सिस रोटेशन, और ये जो चीज है ये आपका ट्रांसलेशन, ये जो चीज है ट्रांसलेशन। बट वो जो आपका नीचे सामान को पकड़ रहा था, रिस्ट वाला जो पकड़ रहा था, वो रिस्ट में भी है रोटेशन। तो इसके हिसाब से हमें फ्रेम सेट करना है। डीएच का फ्रेम लगाने के लिए आपको क्या बात हुआ था कि हमेशा हम इंटरमीडिएट लिंक से बनाना शुरू करता है, मतलब पहले हमने लिंक जीरो से नहीं शुरू करेंगे। फ्रेम असाइन करने के लिए हमारा यहाँ पे फ्रेम असाइन करना आसान रहेगा। तो इंटरमीडिएट जो है मतलब इसको इधर में छोड़ दो, इधर में छोड़ दो, बीच में कहीं से शुरू करो तो अच्छा लगता है। तो उसका क्योंकि पीछे भी दिखता है, सामने भी उसका जो कौन सा लिंक है, कौन सा जॉइंट है वो हमें दिख जाता है। आपको अभी जो डीएच पैरामीटर बनाए थे, जो हमने आई बनाए थे, आई से पहले एक था, तो ऐसे बाद में भी मिलेगा। तो उसके चक्कर में इंटरमीडिएट जो लिंक है वहां पे पहले हम फ्रेम फिक्स करते हैं। तो हमने पहले 1 फ्रेम फिक्स करेंगे। तो हम लोगों का क्या बात हुआ था कि पहले हम इंटरमीडिएट फ्रेम फिक्स करेंगे। कहां फिक्स करेंगे ना, ये जो आपके सामने लिंक 1 दिख रहा है, ये जो आपके सामने दिस इज लिंक 1, दिस इज लिंक 2, इसके बीच में यहां पे फिक्स किया जाए। मतलब क्यों फिक्स किया जाए ना, ये एक्सिस यहां पे है ना, तो ये आपका डिजिटल एंड माना जाएगा। तो ये यहाँ पे बटन में करोगे टॉप में ना, इसका टॉप में करेंगे, इसका टॉप में करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक फ्रेम फिक्स करेंगे डिजिटल एंड ऑफ द लिंक 1, जो हमारे सामने लिंक 1 है उसका डिजिटल एंड में फ्रेम फिक्स किया जाए। तो आप ध्यान रखें कि हमने कहां पे फ्रेम फिक्स किया, तो यहाँ पे कहां पे फ्रेम फिक्स किया वो बात ध्यान रखना जरूरी है। तो सबसे पहले हम एक यहाँ से फ्रेम लाया और इस फ्रेम लेके यहाँ पे इसका ओरिजिन बना दिया। बनाने के बाद यहाँ पे ओरिजिन बना दिया, इसका कलर भी चेंज करें तो आपको दिखाई देगा। तो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका जो है जेड एक्सिस हो गया। अब बताओ इधर में एक्स है, इधर में जेड है, तो वाई किधर होगा ना, राइट हैंड कार्टेजियन। अब ये दिमाग में घुसा ऐसे था ना, ऐसे इधर में एक्स एक्सिस है, इधर में जेड एक्सिस है, अंदर की तरफ घुसा होगा वाई एक्सिस, अंदर की तरफ घुसा होगा वाई एक्सिस। तो ऐसे करके एक्स वाई जेड होगा। तो आप बोलेंगे कैसे ना, उसके लिए इधर में आपका x1 हो गया, इधर में आपका y1 हो गया, इधर में आपका z1 हो गया। ठीक है, तो ये आपका x1 y1 z1। अगर कलर में देखने का दिक्कत है हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, आपको जो है साधु कलर में बना देता है। तो ये आपका हो जाएगा x1, ये आपका हो जाएगा y1, ये आपका हो जाएगा z1, एंड ये जो है आपका जो फ्रेम है, फ्रेम का नाम हो गया फ्रेम 1। इसका ओरिजिन यहाँ पे बना दिया हमने, जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक L12 है। ठीक है, ऐसे फ्रेम सेट हो गया। बार बार बोल रहा हूं, रोबोट हमारा होम पोजीशन में रख के हम ऐसे फ्रेम सेट करता है, रोबोट को हम ऐसे होम पोजीशन में रख के फ्रेम सेट करता है। तो ये जो आपका दूसरा जॉइंट है यहाँ पे बैठा है, ये अगर यहाँ पे θ2 घूम गया, ये काउंटर क्लॉस में θ2 घूम गया, तो ये अगर θ2 घूम गया तो θ2 घूमने के बाद ये ऐसे हो जाएगा। लेकिन हम होम पोजीशन में ऐसे θ2 घुमाएंगे नहीं, θ2 0, θ2 इज वेरिएबल और 0 भी होता है। तो ऐसे करके घूम के θ2 होगा। लेकिन हमने बोलेंगे नहीं, हमने इसको परपेंडिकुलर टू दिस, ऐसा हमारा एक्सिस है, इसका डिस्टल एंड, तो ऐसे पॉइंट में हम जाएंगे ना, इन दिस पॉइंट, ऐसे पॉइंट में जाएंगे ना, तो इसका मिडिल पॉइंट में चले जाओ, कोई बात नहीं, मिडिल में जाओ, ऊपर में जाओ, चलेगा। तो इसमें हमने एक फ्रेम असाइन करेंगे, आप वहां पे एक फ्रेम असाइन करेंगे। तो ये आपका इस एक्सिस का परपेंडिकुलर है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फ्रेम ले लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने एक फ्रेम ले लिया, उसको जो है कलर भी चेंज कर दिया। चलो एक बार ये कर दिया, करने के बाद इस तरफ में आपका रह जाएगा एक्स एक्सिस। ठीक है, इस तरफ में रह जाएगा एक्स एक्सिस, यहाँ पे लाएंगे तो कोई बात नहीं, दिस इज द एक्स एक्सिस। इधर में हो जाएगा, इधर में हो जाएगा आपका जेड एक्सिस। तो आपका वाई किधर जाएगा, तो बाय डिफॉल्ट अगर हमारा सेम टू सेम दिख रहा है तो वाई आपका अंदर की तरफ जाएगा, राइट हैंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है।
तो उसके हिसाब से हमारा x2 किधर जाएगा ना, x2 आपका इस डायरेक्शन में जाएगा, y2 किधर जाएगा इस डायरेक्शन में जाएगा, z2 किधर जाएगा इस डायरेक्शन में जाएगा, आपका फ्रेम 2 किधर जाएगा, ये आपका हो गया फ्रेम 2। तो ऐसे हमारा फ्रेम 2 असाइनमेंट हो गया। अब हमारा ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे होता रहता है, ठीक है, ऐसे होता रहता है। तो हम बोलेंगे देखो इसका होम पोजीशन में है, तो होम पोजीशन में मतलब क्या होगा, पहले ऐसे नीचे तरफ थोड़ी रहेगा, यहाँ पर टच करके रहेगा ना, टच करके रहेगा कि यहाँ पे रहेगा। तो बोला अच्छा ये आपका D3 जो है दैट इज ए वेरिएबल, D3 इज ए वेरिएबल, तो ये आपका वेरिएबल का है, इसका वैल्यू 0 भी हो सकता है। तो 0 भी होने के बाद हमारा डिस्टेंस में रहेगा, तब जगह बोलेंगे ठीक है हम यहाँ पे जो है एक x3 जो Z3 है वो प्लेस करता है, यहाँ पे जाके हमने इसका ये जो इसका मिडिल पॉइंट में है यहाँ पे जाके हमने एक फ्रेम फिक्स कर देता है। और दिस इज वेरिएबल है, 0 भी होता है, इसका वैल्यू वेरिएबल है, 0 भी होता है, 0 भी होता रहेगा, ऐसे होता रहेगा। तो दिस इज ए वेरिएबल, D3 इज ए वेरिएबल। अब सवाल है कि ये अगर 0 में रहेगा तो इधर इस तरफ मुंह करके आएगा ना, अब इसके बाद नीचे नहीं जाएगा, तो ये जो शुरू है शुरू यहां से होगा यहां तक आएगा। तो आपका जो अभी वीडियो दिखा रहे थे, वीडियो में कैसे देख रहे थे, ऐसे करके सामान को ऐसे उठा रहा था, ऐसे उठा रहा था ना, तो पहले जाएगा फिर पकड़ेगा फिर उठेगा, पहले ऐसे जाएगा फिर पकड़ेगा फिर उठेगा। तो हम यहाँ पे फ्रेम बना रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि आपका जेड एक्सिस को नीचे की तरफ देना चाहिए तो अच्छा लगेगा। क्यों अच्छा लगेगा ना, आपका जो सामान है वो एक्चुअली नीचे की तरफ जाता है, जेड एक्सिस नीचे तरफ जाता है, इसलिए हम यहाँ पे ओरिजिन बना देंगे, यहाँ पे ऐसे बना देंगे। तो इसका कलर चेंज कर दिया, ये आपका हो गया। आप जाके बोलेंगे इधर में हो गया, और जेड एक्सिस को नीचे कर दिया, तो एक्स इधर ही रहेगा, क्योंकि आपका जो दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर, दोनों एक्सिस तो बराबर हो गया, अभी कॉमन नॉर्मल तो 90 डिग्री में आ गया। अगर ऐसा एक्सिस होता है, कॉमन नॉर्मल ऐसा होता है। अगर ये एक एक्सिस है, इसी को वो दूसरा एक्सिस है, कॉमन नॉर्मल ऐसा होगा ना, तो इसके हिसाब से x3 तो इधर में होगा, हमारा गारंटेड हो गया। और Z3 आपने बोला मैं नीचे की तरफ दूंगा, तो दे दो फिर Z3 नीचे तरफ। अब y किधर जाएगा ना, आपको क्या बोला था कि राइट हैंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यूज करो, ये राइट हैंडेड था और राइट हैंडेड ऑर्थोनॉर्मल फ्रेम DH पैरामीटर में, तब जाके बोलता है यूं हो रहा है, यूं इधर में आपका ये z चला गया नीचे की तरफ, एक सीधा आ गया, तो z नीचे तरफ एक सीधा आ गया, तो इसके तरफ में y जो है आपके मुंह के तरफ घूम के जाएगा, इसका जो y है ये आपके मुंह के तरफ घूम के जाएगा। तो इसके हिसाब से हमारा जो y है वो हमारा मुंह के तरफ घूम के जाएगा, तो ऐसे करके जाएगा, ये आपका हो जाएगा y3, दिस इज y3, ये आपका हो गया फ्रेम 3। तो आपने फ्रेम 3 इस तरह से असाइन कर लिया। अब हमारा होगा टूल फ्रेम। टूल फ्रेम के लिए हम बोलेंगे देखो यही एक्सिस का बात करें, इसका परपेंडिकुलर में जाएगा, तब जाके आपका जो एक्स एक्सिस है उसका जुगाड़ तो हमने कर लिया कि एक्स एक्सिस उधर में जिधर में था ऐसे ही रहेगा, एक्स एक्सिस आपका जिधर में था उधर में ही रहेगा, ठीक है। इसका कलर चेंज कर दिया, ये आपका हो गया। आप बोलेंगे एक्स जो है इधर ही रहेगा, तो x3 जिधर था x4 उधर रहेगा। जेड जब था जबरदस्ती हम चेंज नहीं करेंगे, Z4 Z3 Z4 इस तरफ रहेगा, तो y4 जो है उस तरफ रह जाएगा। तो आपका जो y4 होगा वो भी आपका इस तरफ रह जाएगा, तब जाके इस तरफ में रह जाएगा y4, तब y4। तो आपका क्या क्या मिला, यहाँ पे थोड़ा सा कलर, चलो उसी कलर देता है, x4 हो गया, इधर में आपका Z4 हो गया, इधर में आपका y4 हो गया, y4 हो गया, ये आपका हो गया फ्रेम नंबर 4। तो ये ओरिजिन यहाँ पे बैठा है टूल में। अब बचा है जीरो फ्रेम कैसे बनाएं, मतलब इसको देख देख के सुन के हम जीरो फ्रेम भी बना सकता है। ये लिंक जीरो का डिस्टल एंड में बनाएंगे, तो लिंक जीरो का डिस्टल मतलब कोई तोप विषय नहीं, लास्ट वाला एंड। तो ये जो लास्ट वाला एंड है हम यहाँ पे बनाएंगे, लिंक जीरो का लास्ट वाला एंड यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे एक फ्रेम फिक्स कर दिया जाए, तब जाके हम यहाँ से एक फ्रेम लाया और यहाँ पे फिक्स कर दिया, ठीक है। यहाँ पे फ्रेम लाया, यहाँ पे फिक्स कर दिया, दिस इज आवर फ्रेम, यहाँ पे आपका ओरिजिन बना दिया। बना के बोला देखो एक्स एक्सिस जैसे उसके था उस तरफ मैच करा दो, तब जाके एक्स एक्सिस को मैच करा दो, ठीक है। कलर को हमने चेंज कर दिया, एक्स एक्सिस उसके साथ मैच कर दिया, x0 z0 भी मैच कर दिया, मतलब x0 जो रोटरी जॉइंट है, पता रोटर जॉइंट है, तो फिर उसके साथ पूरा ही मैच कर जाएगा, तब जाके y0 भी इधर में कर दिया जाए। तब जाके आपका जो कहानी है इसमें बोलेंगे x0 हमने इधर कर दिया, z0 हमने इधर कर दिया, और ये रोटरी जॉइंट है तो इसके हिसाब से y0 भी उधर ही हो जाएगा, एंड ये आपका हो जाएगा जीरोथ फ्रेम। तब ऐसे करके आपका फ्रेम असाइनमेंट होता है। तो ये जो फ्रेम असाइनमेंट इसके ऊपर किया, तो आपको एग्जाम सेंटर में ऐसा नहीं करना होता है। तो ये हो गया हमारा फ्रेम असाइनमेंट, जो आपको उस डायग्राम के ऊपर देखने में दिक्कत हो रहा था, अलग से बना लिया गया। इसके कारण आपको क्लियर कट दिख रहा है कि ये हमारा होम पोजीशन में बैठा है। बार बार बोल रहा हूं ऐसे ऐसे होता रहता है, लेकिन हम ऐसे होम पोजीशन में बैठे के बनाते हैं। तो L11 डिस्टेंस में गया और इधर से आपका जॉइंट डिस्टेंस L12 है, यहाँ पे आपका ओरिजिन है, फिर आपका चलता गया L2 डिस्टेंस में जाके आपका दूसरा फ्रेम है, फिर आपका D3 उतारने के बाद यहाँ पे तीसरा फ्रेम है, एंड उसके बाद L4 उतारने के बाद आपका
टूल फ्रेम है। तो ऐसे करके आपका 5 फ्रेम मिल गया, ठीक है। 0 से 4 तक मतलब ही 5 होता है, तो 5 फ्रेम आपके सामने अवेलेबल है, ठीक है। 0 फ्रेम, 1 फ्रेम, 2 फ्रेम, 3 फ्रेम, 5 फ्रेम, तो 4 फ्रेम, ऐसे करके 5 फ्रेम है। तो इसको फ्रेम देख देख के हमें अभी डीएच पैरामीटर बताना है, और वो बहुत ही सिंपल केस है कि जब बोलेंगे इसका कॉमन नॉर्मल दिख लो, जो कॉमन नॉर्मल आपका लंबाई हो गया वो आपका लिंक लेंथ हो गया। लिंक टू ईस्ट, मतलब लिंक टू ईस्ट होगा ही नहीं, आपका स्ट्रेट स्ट्रेट लिंक होता है, ठीक है। स्ट्रेट लिंक भी होता है, और ऐसे भी आपका दोनों एक्सिस में कोई एंगल नहीं है, तो आपका लिंक टू ईस्ट यहाँ पे है नहीं। थीटा तो ये घूमता रहता है, पता थीटा घूमता रहता है, थीटा 1 तो होगा। तो इसके हिसाब से इसका डीएच पैरामीटर का टेबल बनाया जाए। तो अभी हमको ये जो फ्रेम असाइनमेंट है इसको देख देख के, फ्रेम असाइनमेंट को देख देख के डीएच पैरामीटर का टेबल बताना है, ठीक है। तो इसके नीचे वो लिख भी देना फ्रेम असाइनमेंट, इसके नीचे लिख देना है फ्रेम असाइनमेंट, ठीक है। तो इसको जो सोच विचार करना है कि हमें थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया जाए, इसका साइज थोड़ा सा 144 ले लिया जाए, ठीक है, और ये भी एरियल ब्लैक, तब 120 से हो जाएगा 1.2 सेकेंड दिस। तो अभी जो है इसका नाम होता है फ्रेम असाइनमेंट, फ्रेम असाइनमेंट। तो आपका जैसे क्वेश्चन में बोला था कि फ्रेम असाइनमेंट करो, तो हम बोलेंगे यहां पे हमने ऐसे फ्रेम असाइनमेंट कर दिया, और यहां पे आपका आ गया डीएच पैरामीटर का टेबल। तो ये साथ साथ करना होता है, उसको देख देख के करना होता है कैसे होगा। तब बोलेंगे देखो डीएच पैरामीटर का जो रूल है वो आपको भूलना नहीं है, वो जो आपको डायग्राम तब से समझा रहे थे वो सारा जिंदगी भर लगेगा, हर क्वेश्चन में लगेगा कि वो जो आई माइनस 1 एंड आई लिंक वाला जुगाड़ उसको हम यूज करेंगे कि हमारे सामने ये आपका एक्सिस है, ये आपका एक्सिस है, दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर है, तो इसका लिंक लेंथ जो होगा वो आपका L11 होगा। तो आपका लिंक लेंथ जो हो जाएगा दैट इज L11। पहला बात है लिंक लेंथ हमें मिल गया L11, उसके लिए आप बोलेंगे लिंक टू ईस्ट, बोला ये जो चीज है दोनों का एक्सिस एकदम ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल है, मतलब वर्टिकल है, तो दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं है, तो एंगल नहीं है तो लिंक टू ईस्ट हो जाएगा आपका 0, तो लिंक टू ईस्ट हो गया आपका 0। अब जॉइंट डिस्टेंस, मतलब जॉइंट डिस्टेंस यहाँ पे देखो है कितना है ना, जॉइंट डिस्टेंस जो है यहां से यहां तक जो है L12 है, तो आपका ये हो जाएगा L12, हो जाएगा L12, तो आपका L12 हो जाएगा दैट इज जॉइंट डिस्टेंस D। फिर आपका जो है ये थीटा घूमता है, ये θ1 घूमता है, यहाँ पे जो है आपका θ1 घूमता है, यूं करके ये रोटेट करेगा। अभी तो हम होम पोजीशन में रखा है, होम पोजीशन में रखा है, बट θ1 घूमेगा, तो θ1 इज वेरिएबल। तो ये जो 4 पैरामीटर है उसका θ1 इज वेरिएबल। L12 आपका जॉइंट डिस्टेंस है, ये आपका होता है लिंक लेंथ, एंड अल्फा जो है उसका 0 है, लिंक ट्विस्ट है नहीं। तो इसके हिसाब से आपका जो मिला है ये आपका 4 पैरामीटर मिल गया। अब आपका 1 2 के बारे में बात करें, जब 1 2 के बारे में बात करें, दोनों का डिस्टेंस कितना है ना, आपका L2 है। आपका इसका जो एक्सिस है, इसका जो एक्सिस है, दोनों एक्सिस के बीच में डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर कॉमन नॉर्मल का डिस्टेंस, मतलब कॉमन नॉर्मल का डिस्टेंस का L2 आ रहा है, तो L2 आ रहा है तो L2 आ जाएगा ना, कॉमन डिस्टेंस का जो कॉमन नॉर्मल का जो डिस्टेंस है दैट इज L2, तो L2 मिल गया। अब आपका बोलेंगे लिंक ट्विस्ट, मतलब इसमें भी ऐसे वर्टिकल है, तो उसके लिंक ट्विस्ट इसमें भी 0 होगा, लिंक ट्विस्ट यहाँ पे 0 होगा, तो लिंक ट्विस्ट इसमें है ही नहीं, तो लिंक ट्विस्ट है उसमें भी है नहीं। फिर बोलेंगे कि आपका जो डिस्टेंस है, जॉइंट डिस्टेंस, मतलब दोनों सेम एक्सिस में बैठ गया, तो जॉइंट डिस्टेंस यहाँ पे 0 हो गया। अब वो θ2 घूमता है, मतलब बिल्कुल घूमता है, तो θ2 आपका यहाँ पे वेरिएबल हो गया। तो ऐसे करके आपका डीएच पैरामीटर 1 2 का मिला। आप जाए 2 3 में देखो जेड एक्सिस उल्टा हो गया, तो उल्टा हो गया का मतलब क्या है ना, ऐसा एक जेड एक्सिस ऊपर की तरफ बैठा था, Z2 ऊपर की तरफ बैठा, अगर Z3 आपका सेम डायरेक्शन में होता तो लिंक ट्विस्ट नहीं होता, बट अब ऐसे घूम के यूं करके ऐसे आ गया, तो कितना डिग्री घूमने के बाद Z2 Z3 हो सकता है ना, 180 डिग्री घूमने के बाद तब जाके उसका हो जाएगा 180 डिग्री लिंक ट्विस्ट। ये बात ध्यान रखना जरूरी है कि ये अगर Z2 सेम डायरेक्शन में होता तो आपका लिंक ट्विस्ट जो है 0 होता, बट Z2 ऊपर की तरफ है और Z3 नीचे की तरफ है, तो एक लिंक ऐसे करके था, यूं करके ऐसे था, यूं करके घूम के 180 डिग्री घूमेगा तब ना नीचे तरफ आएगा, ठीक है, ये बात दिक्कत नहीं है। अब आपका जो डिस्टेंस होता है जॉइंट डिस्टेंस, वो क्या होता है ना, दोनों एक्स एक्सिस का जो परपेंडिकुलर होता है वही हमारा होता है जॉइंट डिस्टेंस, एक्स एक्सिस का परपेंडिकुलर जो होता है जॉइंट डिस्टेंस। तो जॉइंट डिस्टेंस जो आ जाएगा दैट इज D3, तो जॉइंट डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा दैट इज D3, जॉइंट डिस्टेंस आएगा D3।
अब आता है लिंक लेंथ, मतलब लिंक लेंथ कैसे होता है, हाउ वी कैन चेक लिंक लेंथ ना। लिंक लेंथ चेक करने के लिए यहाँ पे जो आपका लिंक का लेंथ है वो चेक करने के लिए कितना होगा ना, आपका जुगाड़ है कॉमन नॉर्मल। अब ये जो जेड एक्सिस के जेड एक्सिस इधर है और Z3 भी इधर है, मतलब Z2 इधर है Z3 इधर है, इसका कॉमन नॉर्मल बनाओ। अगर Z3 Z2 इस डायरेक्शन में होता, Z3 इस डायरेक्शन में होता तब ना कॉमन नॉर्मल होता, दोनों तो साथ साथ ही गया, मतलब कॉमन नॉर्मल का डिस्टेंस 0। अगर कॉमन नॉर्मल डिस्टेंस 0 है तो इसका वैल्यू 0 होगा। दिस इज आपका D3 है, दिस इज D3 एंड ये हो जाएगा 0। क्यों ना, यहाँ पे आपका रोटरी जॉइंट नहीं है, यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट होता है मतलब आपका प्रिज्मेटिक जॉइंट है, उसके चक्कर में प्रिज्मेटिक जॉइंट होता है, उसके चक्कर में ऐसा होगा। ठीक है, प्रिज्मेटिक जॉइंट होता है तो उसके चक्कर में आप बोलोगे यहाँ पे आपका ये नहीं होगा। लास्ट वाला, आप यहां से यहां तक देखो कि इसमें जो एक्सिस है Z3 इधर में बैठा था, Z4 भी इधर में बैठा है। आपका जो Z3 है, Z3 भी इधर में बैठा है, Z4 भी इधर में बैठा है, तो आपका दोनों सेम एक्सिस हो गया ना। दोनों का जब एक्सिस सेम है तो दोनों एक्सिस में कोई ट्विस्ट नहीं है, जो ट्विस्ट नहीं है उसका अल्फा हो जाएगा 0, अल्फा हो जाएगा 0। अब आपका बोलता है कि जॉइंट डिस्टेंस के लिए क्या हमारा रूल क्या है ना, आपका जो x एंड x होता है उसके हिसाब से होगा। तो आपका यहाँ हो जाएगा L4, जॉइंट डिस्टेंस होगा L4। एंड लिंक ट्विस्ट, जो लिंक ट्विस्ट होता है, लिंक ट्विस्ट तो हो चुका है। लिंक लेंथ के लिए क्या होगा ना, आपका दोनों एक्सिस आपका सेम है और सेम हो गया, तो कॉमन नॉर्मल बनाओगे उसका दोनों में डिस्टेंस नहीं बन रहा है तो उसका जाएगा 0। एंड आपका जो है ये आपका कौन सा है ना, यहाँ पे आपका रोटरी जॉइंट है, तो रोटरी जॉइंट हो जाएगा आपका θ4। तो इसके हिसाब से आपका बन गया DH पैरामीटर का टेबल। तो इस क्वेश्चन का जो लास्ट जो बचा है इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस नहीं होगा पे, इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस। तो हम बोलेंगे देखो आपका 4 बनेगा इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस। तो आपका जो बनेगा यहाँ पे इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस, उसका 4 मैट्रिसेस बनेगा। तो हम एक एक करके बनाना शुरू करते हैं। वो आपको पता है लेकिन फिर भी हमें बनाना तो पड़ेगा ना, क्वेश्चन है तो क्या छोड़ के चला जाओ, आज छोड़ के आ जाओगे क्या। तब हो जाएगा कि आपका 0T1 और उसका 0T1 का जो पैरामीटर है वेरिएबल है वो हमारा θ1 है। मतलब वेरिएबल में इतने इंटरेस्टेड आप क्यों हो ना, उसमें पूरा जो 4 वेरिएबल, ये जो 4 आपका पैरामीटर है उसमें एक ही वेरिएबल हो सकता है। तो इसमें θ1, इसमें θ2, इसमें D3, इसमें θ4, एक ही वेरिएबल हो सकता है, क्योंकि हर रोबोट का जॉइंट का 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, नहीं तो 2 पैरामीटर से कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होता है। तब बोलेंगे अच्छा इसके लिए आप बताओ हुआ क्या ना। ये जो हुआ है ये आपका इस एक्सिस जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ऐसे जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में θ1 रोटेट किया। अब लोचा है कि आपने इस θ1 को जो समझ नहीं रहे हो वो समझना आपको पड़ेगा। समझना पड़ेगा कि ऐसे करके आप चीज देख रहे हो कि इसका लंबाई, ऐसे करके आप चीज देख रहे हो कि इसका लंबाई L11 है, इसका लंबाई L11 है। तो अगर इसका लंबाई L11 है, इसको अगर हमने थीटा घुमा दिया तो आप जो है ये जो एक्स एक्सिस की तरफ इसका लंबाई कितना रहेगा, इसका लंबाई L11 है बट आपने थीटा घुमा दिया। तो इसका अगर ऐसे करके हम देखें कि अगर कभी अगर कोई चीज अगर ऐसे मिला कि आपका ऐसा करके लंबाई था L11, ठीक है, L11 लंबाई था, आपने इसी लंबाई को, लंबाई सेम है, उसको θ1 घुमा दिया। अगर आपने ऐसे θ1 घुमा दिया, ठीक है, θ1 घुमा दिया तो क्या होगा ना, तो आप बोलोगे जो डिस्टेंस है ये वाला जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस हो जाएगा L1 cos θ1, L11 cos θ, और इधर जगह L11 sin θ। तो इसके केस में क्या होता है कि ये जो ऐसे करके 3D में बात को समझो, 3D में कि ये जो लंबाई था ये लंबाई L11 है, यहां से यहां तक आपका L11 है, बट आपने थीटा घुमाने के बाद एक्स एक्सिस की तरफ कितना होगा L11 cos θ, y एक्सिस तरफ का L11 sin θ। ये बात आपको दिमाग में घुसाना पड़ेगा। और अगर आप बोलोगे मैं दिमाग में घुसाऊंगा ही नहीं तो क्या होगा नहीं, तब जगह फॉर्मूला से होगा। अगर इस बात को आप दिमाग में नहीं घुसाओगे तब जगह फॉर्मूला से होगा। इस फॉर्मूला में पुट करो, इस फॉर्मूला में पुट करो होगा, मतलब कैसे ना, ये जो A11 है आपका, जो यहाँ पे लिंक लेंथ है A11 है, मतलब लिंक लेंथ A11 है, और थीटा जो θ1 है, θ1 है तो θ1 होगा तो उसका cos θ1 हो जाएगा। तो इसमें A11 cos θ1 आ जाएगा, आपका A11 sin θ1 आ जाएगा। तो इससे भी आप कर सकते हो
बट हमने इसको इस्तेमाल नहीं किया। हमने जब क्वेश्चन सॉल्व करता है हम कॉमन कॉन्सेप्ट से करते हैं। जब कॉन्सेप्ट से करोगे और क्लैरिटी से आ जाएगा, कॉन्सेप्ट से जब करेंगे तो तब जाके हम जुगाड़ लगाते हैं कि कॉन्सेप्ट से जब करेंगे तो क्या होगा ना, कॉन्सेप्ट से ही किया जाए, क्योंकि हर चीज में ये फॉर्मूला जो है लगाने का जो है लोचा है, और फॉर्मूला लगाने की जायका में कभी कभी गलती हो जाएगा, तो उससे अच्छा है कि हम फॉर्मूला से ही सोच विचार करें। तब जाके हम बोलेंगे आपका जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम बोलेंगे जैसे ये हमारा 4x4 एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये हमारा 4x4 एक मैट्रिक्स है, तब जाके चले जाओ ऐसे 4x4 एक मैट्रिक्स है। रोटेशन कौन सा एक्सिस के रेस्पेक्ट में हुआ ना, जेड एक्सिस में, तो जेड को कर दो 1, रो कॉलम कर दो 0 0। जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट है ना, तो जेड का वाला होगा 1 और रो कॉलम 0। ये जुगाड़ तो आपको मतलब प्रीलिम में भी सिखाया, मेंस में भी सिखाया, क्या सिखाऊं आप cos थीटा 1, तो हमने ऐसे लिखते हैं C1 cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1, फिर आपका साइन थीटा 1 cos थीटा 1, ये मिल गया आपका रोटेशन मैट्रिक्स। जैसे ही रोटेशन मैट्रिक्स मिल गया फिर आप चले जाओ, ये आपका 0 0 0 फिर हो जाएगा 1, ठीक है, 0 0 0 फिर हो जाएगा इसमें 1, ठीक है। अब आपको बोला था कि जो एक्स एक्सिस की तरफ वो L11 का कंपोनेंट कितना है ना, आप बोलोगे L11 जो आपका डिस्टेंस होगा दैट इज L11, ठीक से लिखा जाए L11 cos थीटा 1। y का तरफ कितना होगा L11 sin थीटा 1। क्या इसका जॉइंट डिस्टेंस है, जेड की तरफ पूछा है, मतलब जेड की तरफ है, कितना है L12 है, तो आपका L12 ये बन गया इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स 0T1 थीटा 1 इज द वेरिएबल। तो सिमिलरली आपको जो है 0T1 मिल गया, तो आपका 1T2 भी बनाना होगा, तो 1T2 में वेरिएबल आपका थीटा 2 आएगा, ठीक है। तो आपको बोलेंगे अच्छा नेक्स्ट जो है इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, बोलेंगे 1T2, इसको बोलेंगे 1T2, इसमें बोलेंगे थीटा 2, तो आपका 1T2 इसका कर दिया जाए थीटा 2। जैसे बोलेंगे थीटा 2, तो उसके लिए आपको जो सोच विचार करना है आपका सेम जुगाड़ सेम रहेगा, जुगाड़ में कोई चेंज नहीं हो रहा है, जुगाड़ हमारा सेम रहेगा। तो बोलेंगे अच्छा दैट इज इक्वल टू, आप ये भी जेड एक्सिस से रोटेट कर रहा है, मतलब बिल्कुल रोटेशन जेड एक्सिस में है। आपको जो तब से मैं समझा रहा हूं ये होम पोजीशन में बना के आपने बना दिया ऐसे करके, बट ये रोटेट नहीं करेगा क्या, मतलब बिल्कुल करेगा, थीटा रोटेट करेगा, थीटा 2 रोटेट करेगा, थीटा रोटेट करेगा, थीटा 2 इज द वेरिएबल। अब ये थीटा 2 जो वेरिएबल है ऐसे करके यूं है ना, तो ऐसे करके यूं करके रोटेट करना है। जब यूं करके रोटेट करना है तो जो L2 है उसका सेम लोचा आएगा, तो आपका ये लंबाई L2 था, ये लंबाई L2 था, ऐसे कर दिया तो इधर में आपका L2 cos थीटा, इधर में L2 sin थीटा, मतलब L2 cos थीटा L2 sin थीटा होगा। तो आपका जो वेरिएबल हो जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेशन है, बोलते बिल्कुल जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेशन है, तो जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेशन होने के कारण जो हमारा रोटेशन मैट्रिक्स बनेगा, यहाँ पे जो रोटेशन मैट्रिक्स बनेगा ये बनेगा दैट इज 1 0 0 0 0 cos थीटा 2 माइनस साइन थीटा 2 sin थीटा 2 cos थीटा 2, फिर आपका क्या बनेगा पर्सपेक्टिव 0 0 0, स्केल फैक्टर हो जाएगा 1, फिर आपका बचा क्या ना, इधर में बचेगा आपका L2 cos थीटा 2 L2 sin थीटा 2 और इधर में 0, क्यों ना आपका जो DH पैरामीटर से देख लो, DH पैरामीटर से कि इसका जो लिंक जो इसका जॉइंट डिस्टेंस है वो 0 है, तो जॉइंट डिस्टेंस 0 होने के कारण यहाँ पे आ जाएगा 0। जेड एक्सिस की तरफ में वो है ही नहीं ना, जेड एक्सिस की तरफ नहीं है, तो इसका जो 0 ये बन जाएगा आपका 1T2 थीटा 2। तो इस DH पैरामीटर से तीसरे नंबर से हमने 2T3 बना रहा है, D3 इसका वेरिएबल है, तो यहाँ पे थीटा तो 0 हो गया, थीटा 0 हो गया मतलब रोटेशन है ही नहीं, ट्रांसलेशन, बट ट्रांसलेशन होने के लिए ये मैट्रिक्स होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होना चाहिए, बट यहाँ पे होगा नहीं। क्यों ना, एक्चुअली क्या होता है कि इसमें देखो कि आपका जो रोटेशन मैट्रिक्स है वो थोड़ा सा याद है ना, रोटेशन मैट्रिक्स जो 1R2 होता है वो एक्चुअली है क्या चीज, 1R2 होता है क्या चीज, x y z x y z x y z कैप 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 कैप, फिर डॉट u डॉट u डॉट u डॉट v डॉट v डॉट v डॉट। तो ये जो आपका जुगाड़ है, इसी जुगाड़ से आपको पता है कि देखो x एंड u, मतलब यहाँ पे x क्या होगा, ये आपका x2, u हो जाएगा x3, तो देखो x2 एंड x3 दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए cos 0 होगा, तो ये 1 होगा, गारंटेड है। बाकी सारा पैरामीटर 0 होगा, बट आपका जो डायगोनल में क्या होगा तो 1 होगा, गारंटेड है। बट आपका
y2 एंड y3 सेम डायरेक्शन ना होके 180 में बैठा है, तो cos 0 ना होके cos 180 हो रहा है, तो इसलिए ये आपका हो जाएगा -1। ठीक है, अब देख लो आपका यहाँ पे y क्या होगा, y2 और भी हो जाएगा y3। कुछ पता चला कि भूल गया अभी? फ्रेम ए फ्रेम वाला जो है XY फ्रेम है, आपका UVW फ्रेम है, तो इसके हिसाब से आपका एक इसमें क्या होगा कि आपका जो y2 एंड y3, तो y2 y3 के बीच में क्या होगा, y2 y3 उल्टा उल्टा डायरेक्शन में आ गया ना, तो आपका 1 ना होके -1 होगा, मतलब cos 180 होगा। Z2 एंड Z2 Z3 के बीच में एंगल होगा, जो लास्ट वाला यहाँ पे, तो वो भी आपका 180 है, तो इसमें -1 होगा। तो ये आपका जब भी देखा जाए कि अगर ट्रांसलेशन है तो इसका यूनिट मैट्रिक्स होना चाहिए, बट अगर ऐसे घूम गया तो जाके रोटेशन भी हुआ है ना, मतलब रोटेशन हुआ है इसमें 180 डिग्री रोटेशन हुआ है, तो उसके चक्कर में हमारा जो है कि यहाँ पे जो है ओनली ट्रांसलेशन नहीं है, इसमें कुछ रोटेशन है, तब जाके इसमें -1 आएगा। फिर जाके बोलेंगे आपका जो है जो अच्छा यहाँ पे जो रोटेशन है इसका पर्सपेक्टिव मैट्रिक्स 0 0 0, आपका स्केल फैक्टर हो गया 1। अब हमारा उसका बात आएगा कि बताओ इसका कुछ एंगल वेंगल पैदा हो रहा है क्या, मतलब बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो इसका 0 0 0, बट इन दिस डायरेक्शन D3, जेड डायरेक्शन में D3 बैठा है, तो ये आपका हो जाएगा D3, दैट इज इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेटिक्स 2T3। तो लास्ट वाला जो हमारा फ्रेम है वो सिर्फ θ4 रोटेट किया है, और वो भी जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट किया है, तो उसके लिए हम बोलेंगे इसका जेड का वैल्यू हो जाएगा 1, इसका रो कॉलम हो जाएगा 0, फिर आ जाएगा cos θ4 माइनस sin θ4 इज sin θ4 cos θ4, फिर आपका आ जाएगा ट्रांसलेशन ये मैट्रिक्स है, दैट इज पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हो जाएगा 0 0 0, स्केल फैक्टर हो जाएगा 1। अब वहां पर वही बात है कि आपका जो ये है जो लिंक लेंथ है तो 0 है, तो उसके चक्कर में इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0, बट इसमें एक डिस्टेंस है आपका जो जॉइंट डिस्टेंस है, तो डी जेड वाला जो होगा D4 हो जाएगा। तो ऐसे करके आपका मिल गया इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। तो हम लोगों ने जो तब से देख रहे थे, जो क्वेश्चन में पूछा था इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स एक करके 0T1 हो गया, 1T2 हो गया, इधर सबका 2T3 हो गया, एंड सबका 3T4 हो गया, एक के बाद एक लिख दे, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो रोबोटिक्स में हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, देख के ही पता चल जाए थोड़ा लंबा क्वेश्चन होगा। और क्वेश्चन ये है कि प्रिपेयर द फॉरवर्ड काइनेमेटिक मॉडल, बैकवर्ड तो दिया नहीं, मतलब इनवर्स काइनेमेटिक्स तो दिया नहीं, तो दे दिया फॉरवर्ड काइनेमेटिक मॉडल फॉर ए 3 लिंक प्लानर आर्म। एक्चुअली ये 2017 में 2 आर्म वाला आ गया था, सेम है, बिल्कुल सेम है, एक लिंक बढ़ा दिया। ये 2017 वाला जो क्वेश्चन आया था उसमें 2 लिंक दे दिया था, अभी इसका 3 लिंक कर दिया, तो उसके कारण मार्क्स बढ़ा दिया कि भाई पहले 12 मार्क्स दिया था, अभी 20 मार्क्स दे दिया। क्यों ना, आपका कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ेगा, कॉन्सेप्ट कोई चेंजेस नहीं होगा, एकदम 100% सेम कॉन्सेप्ट के साथ काम होगा। विथ लिंक लेंथ L1, L2 एंड L3 रिस्पेक्टिवली बाय डेवलपिंग, क्या क्या डेवलप करना होता है, हमें करना ही होता है, फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स करना है, रेस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट फ्रेम्स। क्या आप DH पैरामीटर बनाओगे, फ्रेम्स नहीं दिखाओगे, मतलब हर केस में फ्रेम देखना पड़ता है, तो फ्रेम तो हमें बनाना ही पड़ेगा, DH फ्रेम बनाना पड़ेगा। ठीक है, इससे फायदा क्या हुआ ना, एग्जामिनर ऐसे करने से हमें ना मार्क्स मिलता है। अगर आपका यहां तक ठीक है तो यहां तक मार्क्स मिल गया, ठीक है, आपका यहां तक हो गया, तो अगर आपने पूरा क्वेश्चन देता कि बनाओ फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स मॉडल, तो उसमें क्या आप सब बनाते, लेकिन उसमें आपको पार्ट मार्किंग का बहुत लोचा था, तो इसमें आपका पार्ट मार्किंग का पक्का लोचा हो गया। हाँ, हमारा फ्रेम ठीक है तो हमारा मार्क्स मिल गया। फिर होता है DH पैरामीटर्स। इफ DH पैरामीटर्स, वी हैव टू फाइंड DH पैरामीटर फ्रॉम द फ्रेम, तो आपका जो है DH पैरामीटर का हम टेबल बना देंगे, उससे आपका और एक बार मार्क्स मिलने का जुगाड़ हो गया। इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस, उसने क्या किया, ये एक मैट्रिक्स दे दिया, अगर नहीं भी देता हम बना लेते, बट आपका नहीं दे दिया तो और अच्छा हो गया। तो देखो आपको 3 बार आ गया, इसमें भी आपको पार्ट मार्किंग का चांसेस है, तो इसके पार्ट मार्किंग के लिए ये जो दिया गया, हम बोलेंगे बहुत अच्छा किया एग्जामिनर ने। The transformation matrices of the last frame with reference to the base frame, मतलब इसका मतलब है रोबोट का पूरा चाहिए, मतलब उसको बोलते हैं हमने मैनिपुलेटर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। ये जो आपका HTM बनेगा उसको मल्टीप्लाई कर देने से बन जाता है। ये आपका यहाँ पे कितना बनेगा, जो HTM बनेगा 3 बनेगा ना, HTM जो 3 HTM बनेगा उसको जैसे ही मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका फाइनल जो बनेगा वो आपका होता है दैट इज रोबोट का मैनिपुलेटर, जो हमने लिखते हैं
मैनिपुलेटर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हम प्रीलिम में भी पढ़ाए थे, मेंस में भी पढ़ाए थे, कैसे होता है, तीनों मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आप 4x4 मैट्रिक्स का 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसका भी मंडल जुगाड़ है, मंडल जुगाड़ से करोगे फटाफट हो जाएगा। ऑल्सो ड्रॉ द ओरिएंटेशन एंड पोजीशन ऑफ द लास्ट फ्रेम विद लिंकेज आर, जैसे A1 A2 का A3 का वैल्यू 10 दे दिया एंड आपका θ1 0 डिग्री, θ2 45 डिग्री, आपका बोला है कि उसको ड्रॉ भी करना है ओरिएंटेशन एंड उसका पोजीशन बताना भी है, तो हम ड्रॉ करके दिखा देंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। आपका जो गिवन I10 जो हमें बोल रहा था ना, जो ये I-1 एंड I लिंक के बीच में दे दिया गया, एंगल मेंशन इन द कंट्रोल, इसका दे दिया गया, ये आपका डायग्राम है, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम है एंड ये डायग्राम के बाद आपका ये दे दिया गया था आपको I-1, ये जो फ्रेम, ये तो आपको कल से मैं बता रहा हूँ, यही है। तो ये आपका दे दिया, बहुत खुशी की बात है, नहीं भी देंगे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये अगर नहीं भी दिया होता तो हमें ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सुन के ऐसे बताते हैं, ठीक है। इसका सुन के हम जाए एस्टीम ऐसे इसका बना लेता है। लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि इसमें जो सबसे बड़ा बात है कि इसका ये जो चीज है कि प्लेन में चलता है, ये ऐसे करके है, होम पोजीशन ऐसा रहता है, यूं चलता है, मतलब ये जो चीज है यहाँ पे एक रोटरी जॉइंट है और वो ऐसे रोटेट करता है, यूं ऐसे रोटेट करता है, यूं ऐसे रोटेट करता है, ऐसे रोटेट करता है। यहाँ पे ये वाला भी है, ऐसे रोटेट करता है, ऐसे रोटेट करता है, ये वाला भी ऐसे रोटेट करता है, काउंटर क्लॉकवाइज में रोटेट करता है, मोटर तीनों मोटर काउंटर क्लॉकवाइज में, लिख दिया था काउंटर क्लॉकवाइज में। तो ये आपका यहाँ पे θ1 घूम गया, यहाँ पे आपका θ1 घूम गया, ये आपका θ2 घूम गया मोटर, ये आपका मोटर θ3 घूम गया। तो ये आपका केस है। तो हमने ना इसका जो भी बनाते हैं हमने 2 तक बनाते हैं, 3 वाला हमने बनाते नहीं है, बताइए क्यों ना, बड़ा होगा कैलकुलेशन, हमें कॉन्सेप्ट चाहिए होता है, तो इसके चक्कर में हम 2 तक बनाते हैं, पर यहाँ पे 3 तक आ गया तो आपका कैलकुलेशन उसके आगे मतलब एक एक्सटेंड कर देना है, आपका 2 HTM बनेगा, यहाँ पे 3 HTM बनेगा, बस इतना ही है। तो इसके हिसाब से हम बोलेंगे, देखो ये जो आपका 2 डिग्रीज वाला है, लेकिन इसका रोटेशन ऐसा होता है, तो इसका जितना भी जॉइंट है रोबोट का सारे 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो इसका भी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम ओनली रोटेशन अबाउट दिस। तो इस एक्सिस हमारा हो जाएगा जेड एक्सिस, ये जो आपका एक्सिस बनेगा यहाँ पे हो जाएगा जेड एक्सिस, ये जो आपका एक्सिस बनेगा यहाँ पे हो जाएगा जेड एक्सिस, तो पूरा यहाँ पे बन जाएगा आपका जेड एक्सिस। तो इस तरह से आपका जो इसका परपेंडिकुलर में रहेगा वो सारे हो जाता है आपका जेड एक्सिस। तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन 1 है इसका वो बोलेंगे क्या था कि कोऑर्डिनेट फ्रेम्स एज पर डीएच रूल्स। तो अगर आपको कोऑर्डिनेट फ्रेम्स बनाना है तो आपको रोबोट को होम पोजीशन में रखना होगा। तो ये आपका होम पोजीशन ऐसा हो जाएगा, ये जो होम पोजीशन में ऐसा हो जाएगा। फिर आपने क्या किया ना, इसको ऐसे करके आपने θ1, यहाँ पे जो मोटर है इस जॉइंट में जो मोटर है उसको आपने θ1 घुमा दिया, यहाँ पे जो मोटर था उसको आपने θ2 घुमा दिया, यहाँ का मोटर को θ2, मतलब ये जो आपका इसके साथ θ2 में बन जाएगा ना, ये पहले अगर इसको θ1 ओनली इस मोटर को घुमाओगे ऐसे हो जाएगा, फिर इसको घुमा दिया ऐसे हो जाएगा ना, तो θ2 θ1 घुमा उसको θ2, अब लास्ट वाले को θ3 घुमा दिया, तो लास्ट वाले को θ3 घुमा दिया, ऐसे इसको θ3 और घुमा दिया, तो इसके चक्कर में आपका एंड इफेक्टर ऐसे चला गया। तो आपका जो डायग्राम दिखा रहा था, इसलिए ये डायग्राम दिखा रहा था कि आपका होम पोजीशन में रोबोट ऐसे था, आपका जो J1 मोटर है, यहाँ का जो जॉइंट का मोटर है वो θ1 घूम गया, ये θ2 घूम गया, ये आपका θ3 घूम गया, इसलिए P पोजीशन वहां पे चला गया, ठीक है, ऐसे चला गया। तो U ऐसे था, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे चला गया, P पॉइंट में चला गया। तो ये आपका θ1 घूम गया, ये θ2 घूम गया। तो इसके चक्कर में, लेकिन हमें अगर DH पैरामीटर बनाना है, हमें अगर उसका फ्रेम फिक्स करना है तो हम होम पोजीशन में फिक्स करते हैं। तो होम पोजीशन में फिक्स करो, तब जैसे ही होम पोजीशन में फिक्स करने गया तो ये जो आपका जॉइंट है, यहाँ पे आपका जेड एक्सिस परपेंडिकुलर टू दिस, तो आपका जो जेड एक्सिस होगा परपेंडिकुलर टू द बोर्ड होगा, इस तरफ आएगा। तो इस तरफ हमें जेड एक्सिस ऐसे करके बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या होता है कि इसका जेड एक्सिस इधर, इसका जेड एक्सिस इधर, इसका जेड एक्सिस इधर, मतलब जॉइंट में, तो आपका जो जॉइंट 1 है इसका, अगर इसको जॉइंट 1 मान लिया, इसको जॉइंट 2 मान लिया, इसको जॉइंट 3 मान लिया, तो आपका इसका परपेंडिकुलर में आएगा जॉइंट 1, इसमें परपेंडिकुलर मतलब जो जेड एक्सिस ऐसा आएगा। और आपको पता है दोनों एक्सिस का जो कॉमन नॉर्मल होगा उधर में x होगा। तो आपको पता चल गया कि इन दिस डायरेक्शन हमें x देना पड़ेगा एंड परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड तो z देना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर टू दिस z देना पड़ेगा। तो आपका जो राइट हैंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के हिसाब से अगर z एक्सिस इधर है, x एक्सिस इधर है, y एक्सिस इधर होगा। आप देख लो, z एक्सिस आपका परपेंडिकुलर बोर्ड इधर है, x एक्सिस इधर है, तो उसका पर y किधर होगा? राइट हैंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का रूल है, मैंने हाथ को ऐसे घुमा घुमा के जिंदगी भर सिखाता आया हूं कि आपका ये जो चीज है z एक्सिस इधर चला गया तो x एक्सिस इधर चलेगा तो y एक्सिस इधर जाएगा, तो इसके चक्कर में इधर में y एक्सिस चला जाएगा, इसका जो इस तरफ में जो है चला जाएगा y एक्सिस, तो आपका इन दिस डायरेक्शन चला जाएगा y एक्सिस। तो आपका ये आपका फ्रेम है
इस तरह से फ्रेम बनेगा, सारे में ही बनेगा, सारे में ही बनेगा। क्यों ना, इसमें तो सब कुछ सारे रोटरी जॉइंट है ना, इसका जेड एक्सिस इधर है, इसका भी जेड एक्सिस, इसका भी जेड एक्सिस, इसका भी जेड एक्सिस, तो इसका क्या होगा, चारों का चारों फ्रेम ऐसे बनेगा। तो एक एक करके फ्रेम बनाया जाए। तो हमने इसका नाम दे दिया, दैट इज जॉइंट 1, दैट इज जॉइंट 2 एंड दैट इज जॉइंट 3 एंड दैट इज पोजीशन P। ठीक है, वो आपका टूल पोजीशन हो गया। आप क्या कहां से बनाते हो ना, फ्रेम हम इंटरमीडिएट बनाना शुरू करता है, तो ये इंटरमीडिएट वाला जो जॉइंट 2 है उसका फ्रेम बनाएंगे। तो उसका फ्रेम बनाने के लिए आपका जेड एक्सिस हो गया, तो Z1 इधर हो गया, ये X1 इधर हो गया, Y1 इधर हो गया। तो ऐसे करके आपको मिल गया X1 Y1 Z1, दैट इज फ्रेम नंबर 1। तो ऐसा क्यों ना, आपका जो है कि जो जेड एक्सिस है परपेंडिकुलर टू द जॉइंट, आपका इधर में इसका रोटेशन अबाउट द जेड एक्सिस, रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस, तो आपका जेड हो गया। तो जेड होने के बाद आपका इसका जो जॉइंट है और उसका नेक्स्ट वाला जॉइंट है, उसका जो एक्सिस है, उसका जो कॉमन नॉर्मल होगा, उस कॉमन नॉर्मल जो होता है, उस कॉमन नॉर्मल के तरफ एक्स काम करता है। तो एक्स इधर काम किया, जेड इधर काम किया, तो इस तरफ में काम करेगा जो आपका राइट है, इसका रूल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, जेड आपका परपेंडिकुलर टू दिस आपके तरफ जा रहा है, इधर में एक्स जा रहा है, इधर में वाई जा रहा है, ऐसे हो गया। तो इसमें भी सेम है, तो उसको उधर भी सेम है, तो इसका भी हो जाएगा आपका Z2, ये हो जाएगा X2, ये हो जाएगा आपका Y2, ये आपका हो जाएगा 2 नंबर फ्रेम। इसमें क्या हो जाएगा ना, टूल फ्रेम, टूल फ्रेम में हो जाएगा आपका कौन सा, इधर में हो जाएगा आपका X2, इधर में हो जाएगा आपका 3 2 नहीं, यहाँ पे 3 नंबर फ्रेम बन रहा है ना, तो आपका 3 नंबर फ्रेम बन रहा है, इसका जाएगा इसका X3, ये आपका जाएगा Y3, ये आपका हो जाएगा Z3, ये आपका बन गया 3 नंबर फ्रेम। और ये बन जाएगा आपका 0, तो ये आपका हो जाएगा X0, ये आपका हो जाएगा आपका Y0, ये आपका हो जाएगा Z0, ये आपका फ्रेम नंबर 0। तो 0 फ्रेम, 1 फ्रेम, 2 फ्रेम, 3 फ्रेम, ऐसे 3 फ्रेम है। आप बताओ आपका जो जॉइंट इसका जो आपका लिंक लेंथ होता है वो कितना होता है ना, लिंक लेंथ। अब याद करो लिंक लेंथ क्या होता है ना, जो आपका दोनों का जॉइंट है, दोनों का जो एक्सिस है, उसका जो कॉमन नॉर्मल का डिस्टेंस। अब इसका सारे का जो एक्सिस है परपेंडिकुलर टू द बोर्ड है, कॉमन नॉर्मल तो जितना डिस्टेंस दिख रहा है उतना ही है। तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस था, ये था हमारा A1, ये था हमारा A2, ये हमारा था A3। तब जाके ये जो आपका इसके साथ इसके तक जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस विल बी A1, दिस डिस्टेंस विल बी A2, दिस डिस्टेंस विल बी A3। ये आपका जो है लिंक लेंथ हो जाएगा, ये आपका लिंक लेंथ। ठीक है, तो इस तरह से हमने पहले क्या बना दिया, कोऑर्डिनेट फ्रेम्स एज पर डीएच रूल। तो डीएच रूल के हिसाब से हमने कोऑर्डिनेट फ्रेम्स बना दिया। तो अभी हमें डीएच पैरामीटर का टेबल बनाएंगे। तो हमारा जो फ्रेम नंबर 0 के साथ फ्रेम नंबर 1 है, उसके हिसाब से, मतलब अगर जो सोच विचार हम शुरू करें फ्रेम नंबर 1 फ्रेम नंबर 2 को लेके सोच विचार शुरू करें, लेकिन एक बात ध्यान रखे, ये आपका होम पोजीशन है, हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये θ1 घूमेगा। अब ये θ1 वेरिएबल है, इसलिए θ1 का वैल्यू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके चक्कर में यहाँ पे थीटा देख के आपको ऐसे ना लगे हमेशा हम रोबोट ऐसे दिखेंगे, ये होम पोजीशन में ऐसे है, उसके हिसाब से θ1 समझना भी पड़ता है। तो आपका ये θ1 घुमा, जैसे ही θ1 घूम गया तो उसके बाद आप बोलोगे देखो ये जो इधर वाला डिस्टेंस होगा, अगर ये एंगल θ1 है तो A1 cos θ1 होगा, और ये जो डिस्टेंस होगा A1 sin θ1 होगा। तब जगह बोलेंगे A1 cos θ1 को हम छोटे करके लिखते हैं A1 C1, और इसको A1 S1 ऐसे लिखते हैं। तो बोलेंगे अच्छा, एक्स एक्सिस की तरफ आपका A1 C1 आ रहा है, वाई एक्सिस की तरफ डिस्टेंस जो आ रहा है आपका A1 S1 आ रहा है, sin θ1 आ रहा है, और आपका जेड एक्सिस की तरफ बोलते कुछ नहीं आ रहा है, जेड एक्सिस की तरफ में जिंदगी में मूव ही नहीं करेगा। ये रोबोट जो है ऐसे एक्सिस है ना, ऐसे ऐसे मूव करेगा, इधर में नहीं जा सकता, ऐसे नहीं हो सकता, ये सिर्फ ऐसे ऐसे हो पाएगा। तो इसके चक्कर में ये जो चीज है ऐसे ऐसे जो हो सकता है, तो ये रोटेशन, ये आपका रोटेशन मोशन ऐसे करके एक्सिस है ना, दिस इज द एक्सिस। तो इस तरह से आप बोलोगे A1 cos θ1 एक्स एक्सिस की तरफ, A1 sin θ1 वाई एक्सिस की तरफ। तो इसके हिसाब से हमारा जो डीएच पैरामीटर है वो डीएच पैरामीटर क्या बनेगा, मतलब डीएच पैरामीटर जो बनेगा इसके हिसाब से, तो आप देखो कि ये जो चीज है ये θ1 घूमता है, मतलब बिल्कुल घूमता है, तो आपका थीटा का वैल्यू हो जाएगा θ1। जो जॉइंट डिस्टेंस है, व्हाट इज जॉइंट डिस्टेंस, अगर ये पैरेलल नहीं होता, अगर ऐसे पैरेलल नहीं होता तो उसमें जॉइंट डिस्टेंस हो सकता था, बट इसमें तो जॉइंट डिस्टेंस किसी में नहीं होगा। तो इसका तीनों का जॉइंट डिस्टेंस का हो जाएगा 0, तीनों का जो जॉइंट डिस्टेंस हो जाएगा दैट इज 0, इसमें कोई बात नहीं। लिंक लेंथ सारा पैरेलल है, मतलब ये आपका जेड एक्सिस है परपेंडिकुलर टू द बोर्ड है, तो इसके चक्कर में जैसा आपका दिख रहा है वही है, तो आपका ये हो जाएगा दैट इज A1 A2 A3।
ठीक है, A1 A2 A3 ये आपका लिंक ट्विस्ट मतलब सारा सीधा है तभी तो आपका एक्सिस पैरेलल हुआ तो 0 होगा। तो ये आपका θ1 θ2 θ3 होगा। ये बन गया हमारा DH पैरामीटर का टेबल। अगर आपको DH पैरामीटर का टेबल आप देखना चाहते हो तो उसके हिसाब से आप जो है थोड़ा बड़े करके देख ले कि इसमें देखो DH पैरामीटर का टेबल हमारा बन चुका है। ये हमारा DH पैरामीटर का टेबल, ठीक है। इफ यू वांट टू नोट तो आपके सामने ये बड़ा करके हमने दिखा दिया क्या है और साइड में लिख दिया कि जॉइंट एंगल, जॉइंट डिस्टेंस, लिंक लेंथ, लिंक ट्विस्ट। ये आपका हो गया θ1 θ2 θ3 दैट इज DH पैरामीटर टेबल। तो ये हमारा तीसरा में आ गया इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस। तो हम बोलेंगे सबसे पहले हम बनाने चला 0 T1। इसमें वेरिएबल कौन सा है θ1। किसके रेस्पेक्ट में रोटेट किया जेड एक्सिस। तो आपके पास जो HTM बनेगा उसमें हम जुगाड़ बहुत तगड़ा तरीका से इसको समझा के हम थक चुके हैं कि ये आपका जेड वाला होगा 1, फिर आपका रो कॉलम हो जाएगा 0 0, रो हो गया 0, कॉलम हो गया 0। अब क्या होगा ये आपका cos θ1 माइनस sin θ1, ये आपका sin θ1, ये आपका cos θ1। ये आपको पता ही है cos θ माइनस sin cos θ, बचपन से हम यही समझाता है cos θ माइनस sin cos θ। तो θ1 है, θ1 ही वेरिएबल है, बाकी कोई यहाँ पे वेरिएबल नहीं हो सकता। DH पैरामीटर का जो 4 है उसका एक वेरिएबल होता है, तो इसलिए आपका θ1 θ2 θ3 यहाँ पे वेरिएबल है। तो आपका बन गया रोटेशन मैट्रिक्स। पर्सपेक्टिव वाला हो गया 0 0 0, स्केल फैक्टर हो गया हमारा 1। फिर आपको देखना होगा ये जो θ1 घूमता है ये घूमने के कारण क्या होता है ना। हमने देखा θ1 जब घूमता है तो ये लंबाई A1 का, ये लिंक A1 का A1 ही रहता है, लेकिन x एक्सिस के तरफ A1 cos θ1, y एक्सिस के तरफ A1 sin θ1 होगा। तो इसके हिसाब से आपका x एक्सिस के तरफ A1 cos θ1 ये हो जाएगा A1 C1 cos θ1, ठीक है, C1, ठीक है। इधर में आ जाएगा A1 sin θ1, A1 S1। एंड आपका Z के तरफ में जिंदगी में कुछ नहीं होगा, यहाँ पे तीनों में कुछ नहीं होगा, तो ये बन जाएगा आपका HTM किसका इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेटिव शेप का पहले वाला जो हमने 0 T1, 0 और 1 के बीच में जो फ्रेम का रिलेशनशिप है। अब जाके आता है 1 T2, इसका हो जाएगा θ2 इज द वेरिएबल। एकदम सिमिलर बनेगा, मतलब क्यों सिमिलर बनेगा, ये भी तो जेड एक्सिस के रेस में रोटेट किया। जब जेड के रेस में रोटेट किया तो जेड वाला हो जाएगा कंपोनेंट 1, फिर आपका रो हो जाएगा 0, फिर आपका कॉलम हो जाएगा 0, रो हो गया 0, कॉलम हो गया 0। फिर आपका क्या होगा cos θ2 माइनस sin θ2, ये आपका sin θ2, ये आपका cos θ2। इसके बाद 0 0 0 1। फिर इधर में क्या होगा A1 नहीं A2, ऐसे कैसे ना, उसके लिए आपको वो डायग्राम देखना पड़ेगा यहाँ पे कि ये जो आपका यहाँ से सिर्फ आप यहाँ से बात करो, अभी जो है चेंज कर देता हूँ कलर, सिर्फ आप यहाँ से बात करो दिस, आप सिर्फ इसका बात करो दिस। तो ये जो एंगल आपका यहाँ पे है ये एंगल कितना है, ये जो आपका ये जो एंगल है ये एंगल कितना है, तो इसके हिसाब से हमें सोच विचार करना पड़ेगा। तो अब जाके पता चला कि यहाँ पे जो एंगल पैदा होगा दैट इज θ2। तो थोड़ा सा डायग्राम में यहाँ पे दिक्कत है, तो डायग्राम को थोड़ा सा हमने और सिंप्लीफाई करके बताया कि आपका ये जैसे पहले होम पोजीशन में था, अब सोचो बात को, ये होम पोजीशन में था, होम पोजीशन से आपने θ1 घुमा दिया। इस डायग्राम में देखने में दिक्कत है तो हम उस डायग्राम से देखते हैं, उस डायग्राम से देखते हैं और क्लैरिटी आएगा। ये जो आपका यहाँ पे डायग्राम था इस डायग्राम में देखते हैं, होम पोजीशन वाला से ठीक से समझ में आएगा कि अगर हमारा जॉइंट 2 ये वाला 2 θ2 घूमता है तो θ2 घूमता है तो ऐसा होगा ना, मतलब होगा, लेकिन ये तो A2 रहेगा, तो ये अगर A2 रहेगा, ये एंगल अगर आपका θ2 हो जाएगा तो इन दिस डायरेक्शन कितना होगा, इन दिस डायरेक्शन कितना होगा, तो इन दिस डायरेक्शन आपका A2 cos θ2 होगा, इन दिस डायरेक्शन कितना होगा A2 sin θ2 होगा। तो x एक्सिस के तरफ A2 cos θ2, y एक्सिस के तरफ A2 sin θ2 और z के तरफ कुछ नहीं आएगा। तो इसके चक्कर में हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बन रहा है इसमें हो जाएगा A2 जो आपका यहाँ पे बनेगा दैट इज A2। पहले थोड़ा सा इसको क्लियर कर लिया जाए, पहले हो जाएगा A। तो अभी हम जो सोच विचार कर रहे थे उसमें चले जाए कि ये आपका हो जाएगा A2, फिर कलर उल्टा हो गया। तो यहां पे जाके जो सोच विचार करना हमारा ये हो जाएगा A2 cos θ2, तो A2 C2 कर दो, C2 मतलब है cos θ2, एंड ये आपका आ जाएगा A2 sin θ2, ये हो जाएगा S2, फिर इधर वाला हो जाएगा 0।
तो ये मिल गया आपका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स दूसरा वाला। अब आ जाएगा तीसरा वाला, मतलब आपका सिमिलरली। कौन सा ली? सिमिलरली। आप बोलेंगे 2t3, उसका वेरिएबल है θ3, तो इसके हिसाब से ये बनेगा आपका जेड एक्सिस हो जाएगा 1 0 0 0 0, ये आपका हो जाएगा C3 माइनस S3, मतलब cos θ3 माइनस sin θ3, sin θ3 cos θ3 हो गया। अब पर्सपेक्टिव वाला 0 0 0, स्केल फैक्टर हो गया 1, यहां भी आपका θ3 घूमेगा। तो अगर आपका θ3 घूमेगा तो अकॉर्डिंग टू दिस, ये जो आपके सामने डायग्राम है अकॉर्डिंग टू दिस, तो ये अगर θ3 घूमता है, यहाँ पे अगर θ3 रोटेट करता है ऐसे θ3, तो अगर θ3 रोटेट करता है, ये A3 तो A3 रहेगा, तो x के तरफ इसका कंपोनेंट कितना आएगा ना, A3 cos θ3 और आ जाएगा A3 sin θ3, तो आपका A3 cos θ3 A3 sin θ3। तो इसके हिसाब से हम जब सोच विचार करेंगे तब जाके यहाँ पे जो HTM हमारा मिला, वो क्या मिला ना, ये मिला आपका A3 cos θ3 एंड A3 sin θ3 और ये बन गया 0। तो ऐसे करके आपका 3 ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स मिल गया। तो आपके सामने 3 ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, ये आपका 0t1 θ1, 1t2 θ2 एंड 2t3 θ3, ऐसे 3 ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स मिल गया। तो हमारा 3 नंबर आंसर हो गया इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस। तो ये कोई तोप काम नहीं है। अब 4 नंबर में हम चले गए, द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ऑफ द लास्ट फ्रेम विथ रेफरेंस टू द बेस फ्रेम, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ऑफ द मैनिपुलेटर। तो आपका मैनिपुलेटर्स को बोलो, मैनिपुलेटर का यहाँ पे होगा, मैनिपुलेटर का जो है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होगा, तो बोलेंगे 0t3 होगा, दैट इज इक्वल टू 0t1 इंटू 1t2 इंटू 2t3। ये 3 4x4 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने दिया, तो एग्जामिनर तो खुश होके दे दिया, बट हमें तो एग्जाम सेंटर में करके देखना होगा, तो उसके लिए लगेगा मंडल्स मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तब जाके हम पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके साथ बाद में उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 बार मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा। तो हम सबसे पहले बोलेंगे, देखो हमारा जो 0t1 है इंटू 1t2 है, इसको मल्टीप्लाई किया जाए। तो आप बताओ, याद करो मंडल्स मेथड क्या बताता है ना, फर्स्ट मैट्रिक्स को आप उतना बार लिखोगे जितना सेकेंड मैट्रिक्स में कॉलम है। तो हमारे इस केस में फर्स्ट मैट्रिक्स को, हमारे इस केस में जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हमें 4 बार लिखना है, क्योंकि सेकेंड मैट्रिक्स में ऐसे 4 कॉलम हैं। फिर सेकेंड स्टेप क्या होता है ना, ये जितना भी वर्टिकल में दिख रहा है, इसको हम हॉरिजॉन्टल कर देंगे। जैसे ही कर देंगे हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। देखो मेथड वही है, और आपका करने में दिक्कत नहीं है, बहुत सारे 0 1 है, इसके लिए मल्टीप्लिकेशन करने में टाइम लेकिन नहीं लगेगा, बट थोड़ा लंबा दिखेगा, ये देखने में थोड़ा लंबा होगा, बट मंडल्स मेथड से बिंदास होगा। तो इस मैट्रिक्स को पहले 4 बार लिखा जाए, उसके बाद इसको वर्टिकल चीज को, जो भी ऐसे वर्टिकल में, उसको हॉरिजॉन्टल कर देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमने पहला वाला मैट्रिक्स को 4 बार लिखा, तो एक बार पहला बार हो गया, ये आपका दूसरा बार हो गया, ये आपका तीसरा बार हो गया, ये आपका चौथा बार हो गया, तो 4 बार लिख दिया। फिर आपको क्या करने बोला था ना, जो भी चीज आपका यहाँ पे वर्टिकल दिख रहा है उसको हॉरिजॉन्टल कर देना है। तो सबसे पहले हमने कलर चेंज करेंगे, अभी ऐसे हो गया कि ये वर्टिकल में हमें दिख रहा है C2S200, तो हम बोलेंगे वर्टिकल में दिख रहा है C2S200, ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, इसके साथ आ जाएगा C2S2 इंटू 0। अब हमारा जो जुगाड़ होता है कि जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, जैसे 0 को हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसके साथ हो जाएगा C2, इसके साथ हो जाएगा S2, और जो 0 मल्टीप्लाई करके कोई फायदा नहीं है। बट अगर 0 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें करना पड़ता है 0, इसका हमें 0 मल्टीप्लाई करना है, इसको करना पड़ता है 0, इसको 0 से मल्टीप्लाई करना होता है। फिर जाके हम बोलेंगे प्लस 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 कर दो, तो आपका जो है प्लस 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 कर दो, तो इसका जो है इसमें प्लस भी करोगे तब भी बाय डिफॉल्ट माइनस प्लस प्लस, फिर हो जाएगा प्लस 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 प्लस। यहाँ पे एक प्लस था, ठीक है, यहाँ पे नहीं प्लस नहीं था, ये तो यही है, तो A1C1 थोड़ा स्पेस हो गया हमारा। फिर आपका यहाँ पे होगा प्लस, यहाँ पे होगा प्लस, यहाँ पे हो गया 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 प्लस।
तो ये यह भी प्लस नहीं है, ये भी आपका गलती से प्लस आ गया। तो इसके हिसाब से हमें सोच विचार करना है। अब दूसरा वाले को इसमें मल्टीप्लाई करना है ऐसे, तो वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल कर देंगे -S2C200। तो आप सीधा चले जाएंगे यहाँ पे, जाके करेंगे -S2। तो यहाँ के साथ इसके साथ जो मल्टीप्लायर होगा, इसके साथ जो मल्टीप्लायर होगा इनटू -S2 S, ठीक है, इसमें -S2 होगा, इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, इसके साथ C2 होगा मल्टीप्लाई, इसके साथ 0 होगा मल्टीप्लाई, इसके साथ 0 होगा मल्टीप्लाई। तब जाके आपका ये वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल कर दिया। फिर आपका इसके साथ हो जाएगा -S2, तो माइनस पहले दे दिया, इसमें हो गया S2। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा C2। फिर आपका बाकी कोई फायदा नहीं है, आप इसको 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर कर दो प्लस। ऐसे सारे चारों कर लिया जाए। तो ऐसे करके सारा मल्टीप्लिकेशन करके प्लस प्लस कर दो, कहीं पे अगर माइनस है खुद ही माइनस हो जाएगा। ऐसे करके सारा जोड़ के चारों का चारों मैट्रिक्स को हमने हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल किया, सेकंड वाले को, और ऐसे जोड़ दिया। जोड़ने के बाद हमारा आंसर मिल गया। मतलब कैसे ना, इसके लिए खतरनाक जुगाड़ हम लगाएंगे। जैसे हमने साइन थीटा कॉस थीटा को क्या लिखा, ये हमने लिखा नहीं, बट उसमें लिख देना चाहिए। मतलब क्या लिख देना चाहिए, जो हमने cos थीटा को C1 S1 लिखा है वो लिख देना चाहिए। तो जाके हमारा जो यहाँ पे बात हो रहा था, जब हमने HTM हमने बनाया, इसी HTM में जैसे हमने C1 S1 यूज किया, तो हम बोलेंगे व्हेयर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एग्जामिनर को भी दिल का अरमा पूरा करना चाहिए कि व्हेयर, यहाँ पे हमने क्या क्या सिंबल इस्तेमाल किया। S1 C1 जो है साइन थीटा 1, तो इसके हिसाब से हम बोलेंगे देखो CI। ठीक है, हमने यहाँ पे जब इस तरह से इस्तेमाल किया, हम बोलेंगे यहाँ पे जो हमने इस्तेमाल किया, हम बोलेंगे देखो SI इक्वल टू साइन थीटा I। तो मतलब क्या होगा, S1 इक्वल टू साइन थीटा 1, S2 इक्वल टू साइन थीटा 2। फिर आपका बोलेंगे CI इक्वल टू कॉस थीटा I। ठीक है, AI तो मतलब तो बाय डिफॉल्ट है AI। ठीक है, AI मतलब होता है आपका A1 A2 A3 करके आएगा। फिर सिमिलरली हम यहाँ पे जब बनाते जाएंगे, यहाँ पे भी देखो हमारा जुगाड़ बन जाता है, यहाँ पे जुगाड़ मिल जाता है कि ये जो मिल रहा है दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे जो डेटा मिला, बहुत ही सिंपल तरीका से इसको समझा जाए। जो लोगों ने HTM किया उसके लिए कोई दिक्कत का विषय नहीं है, किया है। cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, तो cos थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो ये मैट्रिक्स में लिखा जाता है C12, यहाँ पे लिखा जाता है C12। तो C12 मतलब यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ेगा, आपने क्या समझा रहे हो, तब जब बोलेंगे देखो यहाँ पे एग्जामिनर को दिल का अरमा है व्हेयर इसमें दिल का अरमा एग्जामिनर का समझ जाए व्हेयर, पहले बोलेंगे व्हेयर C12। ठीक है, ये C जो है ढंग से आया नहीं, व्हेयर C12 इक्वल टू cos थीटा 1 प्लस थीटा 2। जो आपका C12 आया वो आपका cos थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो ये आपका आ जाएगा C12। फिर बोलेंगे एंड कैसे लिखा रहा है, एंड फिर बोलेंगे आपका साइन S12 इक्वल टू साइन ब्रैकेट में थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो ऐसे लिख दिया जाए। तो ऐसा क्यों ना, देखो एग्जामिनर ये बोलेगा कि आपने C12, और ये रोबोट में हमने कराया था, जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कराया था, जो इसका रोबोट का इस करा का ही हमने इनवर्स काइनेमेटिक्स कराया था, उसमें आपका C12 ऐसे यूज नहीं कर रहे थे। आप दूसरा वाला देखो S1 C2 प्लस C1 S2, S1 C2 मतलब क्या, साइन थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 1 sin थीटा 2। तब बोलेंगे ये आपका साइन, ये जब आपका साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो गया, इस केस में साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो बोलेंगे S12। फिर इस वाला 0 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 0, तो हो जाएगा आपका 0, हो जाएगा आपका 0।
तो ऐसे करके सारा किया जाए। तो ये मिल गया हमारा पहला वाला मल्टीप्लिकेशन। अब इसके साथ तीसरा को मल्टीप्लाई करना है, जो हमारा 2t3 था उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 2t3 को, तो किया जाए। तो अब ये पहला वाला जो मैट्रिक्स है और इसके साथ जो हमारा इसको मल्टीप्लाई करना है, अब इसको मल्टीप्लाई करने जब जाओगे जुगाड़ वही है कि ये पहला वाला मैट्रिक्स को आप 4 बार लिखो और ये जो भी वर्टिकल है इसको हॉरिजॉन्टल करके मल्टीप्लाई कर दो, फिर जोड़ दो, बस। तो कोई बात नहीं, हम लोगों ने वही किया कि हमारा जो है पहले मैट्रिक्स पहले बना दिया, 4x4 मैट्रिक्स को 4 बार लिख दिया, फिर ये वर्टिकल वाले को हॉरिजॉन्टल कर दिया, फिर आपके वर्टिकल वाले को हॉरिजॉन्टल कर दिया, जोड़ता रहा। ऐसे वर्टिकल वाले को हॉरिजॉन्टल किया, जोड़ता रहा, वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल किया, जोड़ता रहा, फिर वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल किया, जोड़ता रहा, ऐसे करके जो है जोड़ता रहा, फिर ऐसे करके वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल किया, जोड़ता रहा। तो इस तरह से आपका एक 4x4 मैट्रिक्स अभी आपको मिला। तो क्या मिला? तो फाइनली हमने इसका देखा कैसे होगा कि ये आपका cos θ1 θ2 θ1 प्लस θ2 cos θ3, तो आपको पता है cos ए cos b माइनस sin ए sin b cos ऑफ a प्लस b, तो होगा cos ऑफ θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, तो हमने C1 2 3 लिख दिया। ठीक है, ऐसे आपका साइन का भी सेम होगा तो उसका साइन 1 2 3 लिख दिया, फिर आपके यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा तो उसका माइनस साइन कर दिया, फिर cos हो जाएगा cos कर दिया। तो ये आपका बन गया दैट इज रोटेशन मैट्रिक्स। फिर आपका जो इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, देखो डिस्प्लेसमेंट हमने पहले भी कराए थे, कभी भी अगर ऐसे होता है डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए कि a1 cos θ1 प्लस a2 cos θ1 प्लस cos θ2 प्लस a3 cos θ1 प्लस cos θ2 प्लस cos θ3, मतलब cos θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। तो इसलिए हमने क्या किया, जैसे a1 2 3 है sin θ1 प्लस θ2 θ3 है, a1 2 c1 2 3 है cos θ1 प्लस θ2 3 है, a1 2 है sin θ1 प्लस θ2 ऐसे। तो यहाँ पे जो c1 2 3 है ये आपका cos ऑफ θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 है। ठीक है, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, तो यहाँ पे जो चीज है cos θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 होगा, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। तो इस हिसाब से आपका हो गया sin θ1 प्लस θ2। तो ये आपका जुगाड़ है। तो इस तरह से हमें मिल गया पूरा रोबोट का जो है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। पूरा रोबोट के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनाने बोला था वो हमारा यहाँ तक समाप्त हो गया। तो यहाँ पे लास्ट पार्ट है ओरिएंटेशन एंड पोजीशन ऑफ लास्ट फ्रेम। जैसे ही बोला लास्ट फ्रेम तो हम बोलेंगे ना, हमने 100 में अगर ड्रॉ करे तो जो डेटा दिया है θ1 का वैल्यू 0, तो आपका जैसे होम पोजीशन में था ऐसे होम पोजीशन में रह जाएगा 10 डिस्टेंस है। θ2 का वैल्यू 45 डिग्री, तो θ2 का वैल्यू 45 डिग्री, तो यहाँ पे 10 है तो यहाँ भी इसका लंबाई 10 ही होगा, और यहाँ भी 10 होगा तो इसका भी लंबाई 10 है। तो इसके हिसाब से हम बोलेंगे यहाँ पे जो लंबाई है इसका 10 है, तो इसके हिसाब से ये आपका 10 है, ये आपका जो है x तो बाद में देखेंगे कि ये लिंक का लंबाई है 10, इस लिंक का भी लंबाई 10 है, इस लिंक का लंबाई भी 10 है, ये भी 10 है, तो सारे 10 10 10 है, तो इसका सारे 10 10 10 है। बट ये जो चीज है ये आपका ऐसे था होम पोजीशन में, यहाँ पे 45 डिग्री घूम गया और ये वाला और 45, तो यहाँ पे टोटल 45, पहले ये 45 घूम चुका था, पहले ये 45 घूम चुका था, उसके बाद और 45 घुमा दो तो क्या हाल होगा, इसका पहले इसमें 45 डिग्री घूम चुका था, उसके बाद और 45 डिग्री घुमा दोगे तो कितना दिखेगा, तो उसके हिसाब से बोला 90 डिग्री दिखेगा। तो इसके चक्कर में वो आपका 90 डिग्री दिख रहा है, मतलब ऐसे चला गया। तो ये जो है इस पोजीशन में हमारा चीज आ गया, मतलब हमारा जो एंड इफेक्टर है अभी इस पोजीशन में बैठा है एंड इफेक्टर। अब एंड इफेक्टर अगर यहाँ पे बैठा है तो हम पता कैसे करें, मतलब क्यों ना पता करें, आपका सिंपल दिख रहा है कि आपका कैसे सोच विचार करना है। और अगर आप उसका मैट्रिक्स से भी देखोगे तब भी दिख जाएगा, मैट्रिक्स से भी आपको दिख जाएगा, बट यहाँ पे तो पक्का दिख रहा है ना, मतलब दिख रहा है। तो आपका यहाँ से 10 होगा, इसका 10 का cos थीटा होगा, उधर वाला हो जाएगा, तो इसका जोड़ दो, जैसे ही आ जाएगा तो उसके हिसाब से आपका x मिल गया। y का वैल्यू इसका sin थीटा होगा और प्लस 10 जोड़ दो, इससे आ जाएगा आपका y का वैल्यू। तो फाइनली आपने क्या देखा, फाइनली आपने देखा x का वैल्यू जो हमारा मिला था उसका मैट्रिक्स से भी देख सकते हो और यहाँ पे डायग्राम से भी देख सकते हो। 10 cos 0 प्लस 10 cos ऑफ 0 प्लस 45 डिग्री प्लस 10 cos ऑफ 0 प्लस 45 प्लस 45। ये आपका y क्या होगा, 10 sin ऑफ 0 प्लस 10 sin ऑफ 0 प्लस 45 डिग्री प्लस 10 sin ऑफ 0 प्लस 45 प्लस 45 जोड़ा 17.07 x भी 17.05। जैसे आपका बीटा निकलना है tan इनवर्स y by x, y का वैल्यू आपका 17.07 तो 45 डिग्री हो जाएगा। तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है, मतलब क्यों आपके पास जो पूरा HTM पता था तो आपने इस मैट्रिक्स से क्यों नहीं किया। तो यहाँ पे मैंने ऑल्टरनेटिव मेथड से भी हम इसका आंसर निकाल सकते थे, ऑल्टरनेटिव मेथड से। तब जगह बोलेंगे इसके हिसाब से आपका 0t3 जो आया अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, तो ये तो 0t3 था, ये आपका cos θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, तो θ1 प्लस θ2, θ1 0, θ2 45 45 cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री मतलब हो गया 0।
फिर माइनस साइन 90 डिग्री -1, फिर आपका साइन 90 डिग्री 1, कॉस 90 डिग्री 0, फिर आपका इसमें जो है बाकी तो 0 0 0 1 0 0, ये आपका बनेगा कौन सा रोटेशन मैट्रिक्स। फिर आपका पर्सपेक्टिव वाला 0 0 0, स्केल फैक्टर हो गया 1, आप इसका वैल्यू क्या होगा, ए तो 0 हो गया। फिर आपने इसका पता किया था a1 cos थीटा, अभी डेटा पुट करके पता किया था आपका 17.07, ये आपका 17.07। तो इसके हिसाब से आपका ऐसे भी आंसर दिया जा सकता है। इसमें आपका पोजीशन भी दिख रहा है, ओरिएंटेशन भी दिख रहा है, और हमने एक जब ड्रॉ करने बोला था ना, इसलिए हमने ड्रॉ भी किया था। तो ये आपका ऐसे भी इसमें भी डेटा पुट करके दिखा सकते हो। दिस इज ऑल्सो ए मेथड।